भाई कोई पूछता है कि भाई आप कौन हैं, तो आप जवाब क्या दे सकते हैं जो कि एक्यूरेट है। कहा गया है ये मुझसे कि दूं अपनी पहचान, आसान सवाल जवाब मुश्किल, कैसे करूं बयान, नाम बताऊं काम बताऊं, अरे तुम्हें इन सब से क्या लेना क्या देना, बढ़ा चढ़ा के बताऊंगा घटा छटा के समझ लेना। क्या बात है। तुम्हारी ही राह कहूं एक राही, तुम्हारी ही तरह भटका हुआ, पल को सोया पल को जागा, इस स्वप्न लोक में अटका हुआ, कभी मिल जाऊं तो बस एक दोस्त समझ लेना मुझको, तुम्हारे कोई काम आ सकूं तो हाँ बतला देना उसको, दो चार कदम हम साथ चलेंगे रास्ता ही कुछ कट जाएगा, मैं हूं और तुम हो, ये भ्रम ही शायद हर तो और वहां पर एक लड़की मुझे एकदम से दिखी और एकदम जैसे उसकी कोई चमकती हुई आभा सी हो, और कुछ परिचय वगैरह कुछ कहीं से कराया तो पता चला उसका नाम है शिबानी। और उस दिन शाम को घर आए तो फादर ने कहा कि अच्छा मेरे ऑफिस में एक कोलीग हैं, एक मिस्टर मेहता, अश्वनी मेहता, तो उन्होंने कहा है कि उनकी लड़की भी तुम्हारे क्लास में है, नाम है शिबानी, तो शिबानी मेहता। ठीक है, अब खुलेआम बात मैं कह ही सकता हूँ, मैंने कहीं किताब में भी लिखी दी थी कि भाई 9 साल का भी बच्चा था लेकिन दिल आ गया था। हाँ। ठीक है, शिबानी पे दिल आ गया था। हाँ। उसको मेरी कोई खबर नहीं थी लेकिन मेरा तो दिल आ गया था। तो तो 3 बच्चे हैं, ऋषभ, आद्या और आरुषि। ऋषभ अब 25 साल का है, इस हफ्ते उसका पहला हफ्ता रहा है जॉब का। कांग्रेचुलेशंस ऋषभ। हाँ, कांग्रेचुलेशंस ऋषभ। आद्या है, उसका भी ये पहला साल है जॉब का, अभी आई थिंक वीक 3। तो कांग्रेचुलेशंस आद्या। कांग्रेचुलेशंस आद्या। उसका मैनेजमेंट कंसल्टिंग में उसने फॉलोइंग फादर्स फुटस्टेप्स, फॉलोइंग समवॉट। और आरुषि जो है वो छोटी वाली, उसका पहला हफ्ता अगले हफ्ते होगा यूनिवर्सिटी। अच्छा, फर्स्ट ईयर। सब लोग एक तरीके से फर्स्ट फॉर एवरीवन। एग्जैक्टली। Yes, at that time there was a time when we had basically run out of cash, and we had enough cash to basically pay everybody's 1 month's notice. तो हमने लोगों को बुलाया, कहा कि भाई शो इज ओवर एंड वी डोंट वांट टू टेक अ रिस्क, तो तुम सबको हम नोटिस दे रहे हैं, कंपनी बंद हो रही है। और इत्तेफाक से उसके 2 हफ्ते के अंदर अगली फंडिंग आ गई। तो उसके बाद फिर कहा कि अच्छा भाई फंडिंग आ गई है, आ जाओ। सबके सब अपना नोटिस फाड़ करके आ गए। बहुत गुड पीरियड। मुझे याद है नोटिस दिया, उसके बाद हम लोग ऑफिस में क्रिकेट खेल रहे थे कि अब क्या करोगे। सो आई थिंक दैट इज आल्सो वेरी टेलिंग थिंग जो आपने कहा, क्योंकि दैट्स द बेस्ट वे यू कैन एक्सेप्ट इट। जितने जल्दी आप इसको एक्सेप्ट करोगे एंड नॉर्मलाइज हो जाओगे, उतना जल्दी आप आगे बढ़ पाओगे। एक एंटरप्रेन्योर का, आई नो इट्स प्रोबेबली द रॉन्ग थिंग टू से टू समवन हु इज कंसीडरिंग इट, बट मैं देखता हूँ कि मतलब ऑब्वियसली थ्रू टाई एंड व्हाट नॉट आई मीट सो मेनी एंटरप्रेन्योर्स, तो मैं कहता हूँ देखो, until you have you've stayed awake at night wondering where you're going to pay, how you're going to pay the next month's salaries for your team, you're not an entrepreneur. वो है, थोड़ा सा रहता है, ठीक है, उसका फ्लिप साइड भी है, और बहुत it's a wonderful vocation, there's a lot of creativity and so on, but initially थोड़ा सा वो रहता है। बिल्कुल। कहते हैं कि लाइक मे बी यू कैन गाइड दिस बेटर, लेकिन जब एनालाइज करते हैं एक लीडर को, ये भी देखते हैं कि उन्होंने फेलियर कितनी खाई है और फेलियर से निकले कैसे। जो हमेशा कंसिस्टेंटली सिर्फ प्रोग्रेस दिखाते हैं कि भाई लाइक हम कहीं गिरे ही नहीं है और win on win, sometimes is not seen as a good leader. It's a test of leadership is how do you come through a crisis, when things are not going the way that you would like them to go, then what you do, तब क्या करते हो। बिल्कुल। तो ये बड़ी, बट आई एम टेम्प्टेड टू आस्क यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो अगला जो 1 मिलियन मिला आपको, इन्हीं से मिला कि कहीं और से मिला? आधा इनसे मिला, आधा एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आया जो एक्चुअली हमारा कस्टमर था, जो पैथोलॉजी लैब हमारा कस्टमर था। अच्छा। और देखो इवेंचुअली दैट वाज बॉट ओवर बाय हेल्थस्कोप, जो कि एक उस समय लिस्टेड कंपनी थी, और अल्टीमेटली हेल्थस्कोप देन बॉट अस आउट ऑफ दैट बिजनेस एज वेल, सो दैट एक्चुअली बिकेम दैट हेल्प्स। सो 2001 में इन्होंने इन्वेस्ट किया, 2009 में वो बिजनेस उन्होंने पूरा खरीद लिया, दैट बिकेम आवर फर्स्ट एग्जिट। पर ये सब आपको एक्सपीरियंस कहाँ से आया? वाज इट द एक्सेंचर और द एंडरसन कंसल्टिंग एक्सपीरियंस वेयर यू वर डूइंग समथिंग सिमिलर विद? सजीव, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मेरे ख्याल से जो थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग थी वो वहाँ से आई थी डेफिनेटली, और वो स्किल्स, वो प्रेजेंटेशन कर पाना, एनालाइज कर पाना किसी चीज़ को, वो सब वहाँ से आया, कम्युनिकेशन कर पाना। लेकिन जो
ठोस जिगर वाली जो चीज़ है ना, और जो रिस्क टेकिंग है, ये सब चीज़ें हैं, वो तजुर्बे से आई। वो ना नाना के साइड से आया ना दादा के साइड से आया, ये सौरभ जी का खुद का कमाल है। कुछ तो जेनेटिक था ही। Yeah. अच्छा, यानी देयर वर एनी एंटरप्रेन्योर्स इन द फैमिली? नॉट अक्रॉस द फैमिली, दूर दूर तक कोई नहीं था। बट मे बी वो बेस आपका बना था जिसके वजह से यू हैड एक्चुअली सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ रही है इसमें कि आई वुड से दोनों तरफ से कुछ तो आया कि अध्यात्म जो आया ना, और मेरी रुचि एंटरप्रेन्योरशिप में, ये अल्टीमेटली कभी तो बात आनी ही थी इसकी। एक टर्म है कॉन्शियस एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप की मेरी अब परिभाषा थोड़ी बदल गई है, और मैं इसमें ज़्यादा रुचि रखता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप में कॉन्शियसनेस कैसी है। तो उस नज़रिए से अगर एंटरप्रेन्योरशिप करो तो एक्चुअली दुनिया कुछ काफ़ी अलग से दिखाई पड़ती है। एक जो हमारी, मैंने जैसे अद्वैतवाद की बात की, जब आप में मुझे कोई फ़र्क है ही नहीं, मूलतः कोई फ़र्क नहीं है, तो मैं क्यों एक काम करूं, कैसे ऐसे काम करूं जिससे आपकी हानि हो, मेरे उससे मेरा लाभ हो? मैं कैसे कर सकता हूँ? मतलब मेरा दायां हाथ मेरे बाएं हाथ से धोखा दे रहा है, तो ये कोई बात ही नहीं वाजिब होती है। और उसी चीज़ को अगर और एक्सटेंड करो, तो अगर कोई किसी के साथ आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ये समझिए कि वो भी मैं हूँ, मैं भी वही हूँ। तो ये भगवान के अलग अलग स्वरूप हैं। तो समझो उनको, उनकी मूल समझो, उनको इज्जत दो, और उसको लेकर के फिर देखो कि क्या बात आगे निकलती है। सो काफ़ी धारणा है एंटरप्रेन्योरशिप में। अब जैसे एक और चीज़ है, सॉरी मैं थोड़ा सा अगेन डाइग्रेशन की बात हो रही है, लेकिन कृष्ण ने जो बात कही निष्काम भाव की, आप सोचिए कि ट्रेडिशनल बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप से वो कितना हट के एक बात है। ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप में या बिजनेस में हम कह रहे हैं कि हम हर चीज़, हम सेल्स टारगेट्स रख रहे हैं भाई, करेक्ट, कि तुमको ये इतना करके लाना है, शेयर होल्डर वैल्यू कंटिन्यूसली, जबकि दुनिया ऐसी है ही नहीं। आप क्या मतलब गारंटी आप क्या कर सकते हैं? गारंटी आप कर सकते हैं कि मैं मेहनत करूंगा, मैं अपनी तरफ से जो कुछ भी हो सकता है मैं करूंगा। प्लानिंग इस तरह से हो सकती है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। प्लानिंग में ये अजम्पशन नहीं हो सकता कि मैं ये करूंगा तो ये होगा। नहीं, इफ यू टेक द निष्काम भाव आइडिया, तो उसका एक्चुअली हमसे कुछ लेना देना है नहीं, बिल्कुल, है ना। अगर होता है तो होता है, नहीं होता है तो कुछ और। सो ये एक धारणा अगर आपके एंटरप्रेन्योरशिप में आए तो कैसे एंटरप्रेन्योरशिप बदले आपकी। और एक और चीज़ है जिसको अनित्यता कहते हैं, इम्परमानेंस। अगर आप इम्परमानेंस समझें तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कोई चीज़ जब शुरू होती है तो उसका अंत भी लिखा हुआ है। ये ऐसा है नहीं कि मैंने कुछ चीज़ शुरू की तो वो चलती रहेगी। भले वो कोई रिश्ता हो, भले वो कोई बिजनेस हो, भले कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, भले कोई कुछ भी हो, तो क्यों ना ये सोचा जाए कि जब मैं कुछ शुरू कर रहा हूँ तो इसका अंत कैसे होगा। क्योंकि या तो मैं ख़त्म होगा या ये ख़त्म होगा, कुछ तो ख़त्म होगा कभी। तो यानी एग्जिट क्लॉज को प्लान में रख के ही चलते हैं आप? एग्जिट क्लॉज को नहीं, लेकिन मैं सोच के तो रखता हूँ कि ये चीज़ शुरू हुई है, तो अगर इसको ख़त्म होना हो, ये हो सकता है कि ये हम हमारे अपेक्षा से पहले ख़त्म हो जाए, ये हो सकता है कि हमारी अपेक्षा से कहीं कुछ और निकल आए। लेकिन अगर जब भी ख़त्म होगी तो क्या ऐसा हुआ हो कि हमें लगे कि हाँ अच्छा रहा, ये आनंद आया इसमें। ये चीज़ बिल्कुल बहुत बढ़िया। ये भी एक अपने आप में बहुत, हमारे जो डाइग्रेशंस है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि उसमें हर एक में एक सीख निकल के आती है। बहुत बढ़िया बात कही है आपने, थैंक यू। तो अच्छा, तो गोइंग बैक, तो दैट इज हाउ you.com के टाइम पे आपकी बनी, आपकी पहली कंपनी चली। और अगर मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूं तो उसके बाद से आप यू हैव बिकम अ सीरियल एंटरप्रेन्योर एसेंशियली। यस, आपने काफ़ी कंपनीज अपनी खुद की चलाई हैं, इन्वेस्ट करी हैं, उनको बेची है। उसके ऊपर भी ज़रूर जानना चाहेंगे, लेकिन there are two other things that I want to bring in succession. One is obviously the angle of tie, क्योंकि ये entrepreneurship के साथ जुड़ा हुआ है, the Indus Entrepreneurs, and कैसे आप उसमें जुड़े हैं, आप विविध तरीके के प्रोग्राम चलाते हैं, और वहीं पे और एक लेवल का हमारा संपर्क हुआ। हिंदुस्तानी क्लासिकल इज ऑब्वियसली द सेकंड वन दैट आई वांट टू ब्रिंग, क्योंकि मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपकी रुचि कैसी रही। तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसमें हम पहले जाएं और फिर हम इन दो टॉपिक्स के पास फिर से आएंगे, ताकि थोड़ा रुझान बना रहे, लोगों का इंटरमैच होता रहे। एंड दैट विल आल्सो गिव मी एन अपॉर्चुनिटी कि ये समझे कि आप दोनों को मिक्स कैसे करते हो, कि यहाँ का, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप के अपने काफी सारे जो क्वालिटीज है या जो प्लानिंग है वो आप इस साइड में ला रहे हैं, और उसके हमें काफी बेनिफिट्स भी देखने मिल रहे हैं, तो वो जानना। लेकिन आपने ये बताया कि आपको दादाजी के साइड से आप संगीत आपके धरोहर में आया है। मिश्रा जी के बारे में भी कुछ बता दीजिए, क्योंकि वो भी काफी he was also very much into music, at least in the phase when I saw।
पर तब हम आपको, मैं शायद ज्यादा नहीं देख पाया था आपको, बट तभी हम आपको इतना नहीं देखते थे जितने कि अभी पिछले शायद एक 8-10 साल में देख रहा हूँ मैं। तो कुछ चेंज हुआ है क्या इस ड्यूरेशन में आपके साथ? बिल्कुल, मैं आपको पुरानी कहानी बताऊंगा, उसके बाद बिल्कुल। उसकी कहानी है 1966 की, 1966। एक साहब जो मेरे म्यूजिक टीचर हैं, पिछले 15 साल से मेरे म्यूजिक टीचर रहे हैं, श्री कुलजीत सिंह संगर। तो श्री कुलजीत सिंह संगर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करके एक जॉब इंटरव्यू में पहुंचे थे। अच्छा। जॉब इंटरव्यू था, आर्मी की म्यूनिशंस फैक्ट्री थी, और म्यूनिशंस ही नहीं, मेरे ख्याल से वो काफ़ी कुछ जीप वगैरह काफ़ी कुछ बनाते थे। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी उनकी, इंडियन आर्मी की। तो वहाँ पर उन्होंने कहाँ? जबलपुर। अच्छा। तो उन्होंने अपने सर्टिफिकेट्स, जैसे वो समय होते थे, वो इंटरव्यूअर को दिए कि भाई ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं। तो वो देख रहे थे इंटरव्यू, तो उसमें से उनका सर्टिफिकेट दिखा संगीत विशारद। अरे कुलजीत, तुमने संगीत विशारद किया हुआ है? तो जी जी। अच्छा, तो कुलजीत ये बताओ कि रागेश्वरी राग और बागेश्वरी राग में क्या फ़र्क है? तो ये तो इंजीनियरिंग का जॉब इंटरव्यू चल रहा है। तो थोड़े सकपका गए। तो फिर बहुत पारंगत, बहुत माहिर संगीतज्ञ हैं, तो कहते हैं अच्छा ठीक है, बताते हैं फिर। तो रागेश्वरी खमाज ठाट का राग है, उसमें शुद्ध ग लगता है। राग बागेश्वरी काफ़ी ठाट का राग है, उसमें कोमल ग लगता है। नहीं, गा के सुनाओ। तो रागेश्वरी में कोई छोटी सी बंदिश गाई, बागेश्वरी में गाई। अच्छा अच्छा, अच्छा है। अच्छा कुलजीत, ये घरानों के बारे में क्या जानते हो? तो ये अलग तरह घराने, तो बताओ जरा सा, जयपुर अतरौली में किस तरह से घराने में उसमें कैसे फ़र्क है, और पटियाले में कैसे क्या फ़र्क है, और किराना में क्या फ़र्क है? तो बता दिया। नहीं गा के सुनाओ, जयपुर के अंदाज में गाओ, पटियाला के अंदाज में। तो वो भी गाए। तो कहते हैं 45 मिनट तक ये चलता रहा, ये गाओ, ये बताओ, वो बताओ। उसके बाद सवाल आता है कि अच्छा कुलजीत, तुम्हारे पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है, तो कुछ तो आता है ना? तो जी, अच्छा तो बताओ यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? वो तो फर्स्ट ईयर का सवाल, यंग्स मॉड्यूलस, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो बता दिया। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा कुलजीत, ऐसा है कि यहाँ पर ये प्रोटोकॉल से थोड़ा हटके बात हो रही है कि मैं तुमको अभी से बता रहा हूँ कि जॉब तुमको दे दी, मिल गई, और वरना अनाउंसमेंट का इंतजार करना पड़ता है। और ये भी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक्चुअली 2 वैकेंसीज थी ग्रेजुएट्स के लिए। उनमें से एक जबलपुर में मेरे यहाँ रहने के लिए है, और एक कहीं जंगल में जाने के लिए। तो जंगल में कोई और जाएगा, तुम यहाँ रहोगे। लेकिन अब मेरी भी एक शर्त है। तो जी बताइए बताइए। तो तुम्हारे ही हम उम्र मेरा एक बेटा है, और उसकी आवाज़ अच्छी है, लेकिन वो मेरे कहने के बावजूद उसने क्लासिकल म्यूजिक सीखा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उससे दोस्ती बढ़ाओ और उसको थोड़ा सा मोटिवेट करो, प्रेरित करो कि वो सीखे क्लासिकल म्यूजिक। तो जी, वो जो बेटा था वो श्री सत्येंद्र मिश्रा थे। देखिए जो इंटरव्यूअर थे वो मेरे दादाजी श्री भुवनेश्वर मिश्रा। देखिए वो मैं कहने ही वाला था कि अगर कोई इंटरव्यूअर इस तरीके से इंटरव्यू कर रहा है तो वो खुद ही कितने ज्ञानी है, ये समझ में आ जाता है। अगर मेरी जिंदगी में एक अगर रिग्रेट है ना, एक वो यही है कि अब जो मेरी क्लासिकल म्यूजिक की कम से कम मैं कहूँगा अवेयरनेस है, थोड़ी बहुत जो प्रतिभा है, अगर उस समय रही होती जब दादाजी मेरे जिंदा थे ना, तो A, he would have been very happy, and B, I would have loved to have really spoken to him. हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत बातें की, लेकिन इस विषय में ज़्यादा बात नहीं की। तो I would have loved to understand, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि उन्होंने कहाँ से सीखा। बिल्कुल। कुछ मतलब आता है कि कुछ he had association with some mystical person, कुछ था इस तरह से। कहीं वो जबलपुर में पहाड़ों के पास कोई गुफा में कोई रहता था, तो उनके पास वो जाते थे, तो वहाँ से कुछ संगीत का उनका कुछ जोर था। ये मतलब ऐसी उड़ती कुछ कहानी कभी पापा ने मुझे बताई थी। देखिए कैसे दिस जर्नी इटसेल्फ इज सो इंटरेस्टिंग। जिस तरीके से आप इसे नरेट कर रहे थे, मैं ये जोड़ नहीं पाया था कि वो जब आपने कहा हम उम्र लड़का, तब जाके मुझे लगा कि अच्छा ये लिंक वहां जुड़ रहा है, क्योंकि आपने जो 1966 बताया, फिर मेरे दिमाग में कैलकुलेशन स्टार्ट हो गए, शायद वहीं का कुछ लिंक है। तो लेकिन तब तक मिश्रा जी, यानी इन दिस केस मैंने से मिश्रा जी, आई मीन योर डैड, वो खुद यानी ऑलरेडी इंटरेस्टेड थे कि आपके गुरुजी के चलते ज्यादा हुआ, या कैसा था उनका? हाँ, तो क्लासिकल म्यूजिक में इंटरेस्ट पापा का फिर कुलजीत अंकल ने ही जब दोस्ती में उन्होंने बुलाना शुरू किया कि आप आओ बैठो मेरे साथ, या फिर इनका कोई आया है तो उनको जाकर के सुन लेते हैं, तो वहाँ से उनका स्टार्ट हुआ। तो पापा ने सीखा, ज़्यादा नहीं सीखा उन्होंने, बट ही हैड अ नेचुरली गिफ्टेड वॉइस। यस। तो जितना भी सीखा उससे वो जो इतना चमक गया ना, जो आवाज़ उनकी बहुत चमकी, तो दैट रियली सस्टेन हिम थ्रू आउट लाइफ।
later in life, very much towards the end, he took it up more seriously with Kuljit uncle as well. तो वो पापा फिर उनसे भी सीख रहे थे. तो जब आप जापान में थे, पर्थ में थे, तो वो स्टॉप हो गया था क्योंकि तभी तो ये ऑनलाइन क्लासेस का सब कोई ऐसी प्रथा नहीं थी. नहीं, इनफैक्ट मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि just the month before he died, Papa was actually the featured artist in संगीत संध्या. हाँ, Is it? और उस समय वो बहुत उनको मन था कि एक बंदिश गाएं, जो कि उन्होंने पब्लिकली कभी गाई नहीं थी, क्योंकि वो उनकी सीख उस समय उस लेवल की नहीं थी. क्योंकि वो या कभी रही होगी तो क्या होता है संजीव की बंदिश गाने में ये एक बात होती है कि भाई कोई रटा रटाया आपने गाया, दूसरी बात होती है कि कुछ आपका इंटरनलाइज. हाँ, उपज. तो एक्चुअली बंदिश गाने की पूरी बात है, उपज की बात है. तो जब हम गाने बैठे तो हमें एक्चुअली कुछ खुद ही नहीं पता होता कि हम क्या गाने वाले हैं. शब्द पता है, राग पता है, ताल पता है, लेकिन वो कैसे निकल करके आएगा वो नहीं पता है. वो इन द मोमेंट ही होता है. तो वो खुलापन लाने में बहुत समय लगता है, बहुत रियाज लगता है. तो आई वाज वेरी हैप्पी दैट पापा वाज एबल टू डू समथिंग लाइक दैट इन दैट लास्ट पब्लिक परफॉर्मेंस. एंड मैं बार बार उनसे कहता, पापा अगर नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए, कुछ और, मतलब आप फिल्मी गाने इतने आप गाते हैं, गज़लें गाते हैं, हम गाइए. नहीं, मुझे यही गाना है. हाँ, सो आई वाज, अब मैं सोचता हूँ तो सोचता, हाँ ओके, ही वाज big tick in his box, I would assume. something he must have registered. This is my only chance now. तो आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ फिर? आप भी बचपने से थोड़ा सुनते तो आ ही रहे थे ऑब्वियसली. हाँ, तो समझ आपकी रही होगी तब से. बिल्कुल. तो पापा तो गाते ही थे, महफिलों में भी गाते थे, घर में भी बुनाते थे. मम्मी बहुत अच्छा गाती हैं, एंड पर्टिकुलरली फोक सॉन्ग्स. बिल्कुल. तो वो एक अलग से धारा चली आ रही थी. आई रिमेंबर सिंगिंग फ्रॉम वेरी यंग, सिंगिंग इन पब्लिक फ्रॉम वेरी यंग. लेकिन संजीव जो फॉर्मली मेरा शुरू हुआ वो हम लोग पर्थ में थे. पापा ने सोचा कि चलो कुछ मैं शुरू करता हूँ, बेसिक लेवल पे लेसन शुरू करता हूँ. तो हम कुछ लोग साथ में आ गए, मैं था और भी 4-5 और लोग थे. तो हमारा वो मुझे याद है फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी से लेकर के 5th ईयर तक, तो वो 4-5 साल सीखने का सिलसिला चला रहा. तो अलग अलग राग उसमें सीखे. फिर मैं मेलबर्न चला आया, कुछ गैप रहा, लेकिन फिर यहाँ पर राधे श्याम जी को मैंने अप्रोच किया कि आप प्लीज़ मुझे सिखाइए. तो उन्होंने फिर मुझे 3-4 साल उन्होंने सिखाया. और उन्होंने बहुत एक अच्छी मेरे लिए बात की कि उन्होंने कहा राग तो ठीक है, लेकिन पहले स्वर सुधारो. संजीव, होता ये था ना कि मैं गा रहा हूँ कभी और मुझे लग रहा है मैं अच्छा गा रहा हूँ, मैंने गाया, अच्छा गाया. फिर कभी रिकॉर्डिंग भूले भटके सुन लिया ना, तो कि कितना ख़राब है, कितना बेसुरा है ये. तो पहले लगता था कि रिकॉर्डिंग ख़राब है. लेकिन बाद में समझ आया बंदा ही ख़राब था. सो राधे श्याम चाचा जी ने जो सुर सुधारे मेरे, और बड़ी, मतलब सोचो कि 2-2 साल 3-3 साल सा रे गा मा बस सा, अच्छा बेटा सा थोड़ा ऊपर है तो नीचे करो, इतनी बारीकी से एक स्वर फाउंडेशन. हाँ, तो आई रियली ओwe दैट टू हिम. और कब की बात है अप्रोक्सीमेटली? 2002 से लेकर शायद 4-5 तक. लेट 20s from an age perspective. My 30s. So 30s, sorry. My early 30s. उस समय फिर by that time Papa had reconnected with Kuljit uncle around 2007, I would say. तो वो काफ़ी, मतलब 25-30 साल से सिलसिला टूट गया था. They find, how they found each other. I mean सोचो यार, life is coincidences. Kuljit uncle's daughter, his youngest daughter Preeti, एक जो एक म्यूजिकल शोज होते हैं ना टीवी में, इंडियन आइडल जैसे, एक फेम गुरुकुल करके शो था उस समय. तो प्रीति कौर वहाँ पर वो एक कंटेस्टेंट थी. एक और उसमें एक कंटेस्टेंट था, उसको पता नहीं क्या हुआ बाद में, अरिजीत सिंह नाम से. अरिजीत सिंह, अच्छा, वो भी था वहाँ पे. वो भी थे, पता नहीं क्या किया उसने, कुछ किया कि नहीं किया. तो नाम सुना सा लग रहा है. हाँ. तो प्रीति भी उसमें थी. शी वाज आई थिंक वन ऑफ द 10 या 12 कंटेस्टेंट्स थे उसमें. तो ये पापा मम्मी प्रीति को देख रहे कि प्रीति कौर फ्रॉम जबलपुर, कुलजीत की भी बेटी का नाम प्रीति था, वो भी जबलपुर, ये कहीं वही प्रीति तो नहीं है. तो फिर यहाँ जो हमारे एक रतन मूलचंदानी है, चाचा जी हमारे, और उनकी वाइफ सुमन, तो सुमन चाची के कुछ रिश्तेदार जबलपुर में रहते हैं. तो वहाँ से पूछताछ कराई गई, ये वही है क्या? तो निकली वही. तो वहाँ से कुलजीत अंकल से जान पहचान से हो गई. और फिर पापा ने मुझसे कहा कि अच्छा, अब मेरे ख्याल से तुम इनसे सीखना शुरू करो. और तो जो जहाँ से राधे श्याम चाचा ने जहाँ तक लाया था, फिर वहाँ से अंकल ने वहाँ से फिर शुरू कराया. एंड अगेन सॉरी इफ इट्स अ बेसिक क्वेश्चन, लेकिन हेल्प करेगा दर्शकों के लिए भी. आप
क्या सीखते हैं, यानी आर यू सिंगिंग वोकल और आर यू लर्निंग वोकल, कि आप इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं कि दोनों? नहीं, वोकल वोकल वोकल, ओके। तो संजीव देखिए दो तीन बातें हैं। एक्चुअली मैं जब 17 साल का था तब पर्थ में मैं था उस समय, और ऑब्वियसली आई वाज लर्निंग विद माय फादर। तो उस समय पंडित शिव कुमार शर्मा पर्थ आए थे, संतूर जो बजाते थे ना। तो हम कुछ ही परिवार थे, तो कुछ डिनर का आयोजन हुआ, तो उनसे मुलाकात हुई, पैर छुए मैंने, पापा ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया कि मेरा बेटा है, मैं इसको सिखा रहा हूँ। तो पूछा उन्होंने कितने साल के हो, तो मैंने कहा 17 साल का हूँ। कहते हैं मैं अभी हाल में 50 का हुआ हूँ, और मुझे एक बात अभी समझ में आई है कि सुर की तमीज़ 50 के बाद आती है। तो तुम अभी रियाज करते रहो, देखो कभी कुछ आएगा। एंड आई थिंक नाउ हैविंग टर्न 50, आई थिंक आई नो व्हाट ही सेज, आई थिंक आई नो व्हाट ही सेड। जो पिछले कुछ 4-5 सालों में, ठीक है, मैंने पिछले 4-5 सालों में रियाज काफ़ी बढ़ाया है। तो ऑलमोस्ट रोज़ाना मैं बैठता हूँ, रियाज होता है, और कुछ चीज़ें जो मेरी सिमटी हुई थी वो खुल गई हैं। तो जैसे तान होती है, बंदिश हम गाते हैं तो आखिर में तान आती है, तो पता नहीं क्यों वो तान मेरी आ ही नहीं रही थी। और मैंने बताया ना, एक चीज़ होती है कि कुछ लिखा हुआ या किसी ने कुछ दे दिया, वो लिख करके आपने कंठस्थ कर लिया या देख करके गा रहे हैं। ये संगीत वैसा नहीं है, इसमें आपको पूरा का पूरा प्रेजेंट होकर के खुलेपन से आपको गाना है, उपज आपको लानी ही लानी है। और उपज ये भी नहीं कि एक चीज़ कर दी उसके बाद बार बार वही चीज़ कर रहे हैं, हर बार कुछ अलग से आना होता है। तो एक्चुअली अभी पंडित अजय चक्रवर्ती हैं, उन्होंने एक महफिल में इतना बढ़िया उदाहरण दिया, मुझे बहुत लगा ये इट रियली इलस्ट्रेट्स द पॉइंट। उन्होंने कहा देखो एक गाना है, वही इनफैक्ट शिव कुमार जी का और हरिप्रसाद जी का बनाया हुआ गाना है, सिलसिला फिल्म का। ये कहाँ गए हम यूं ही साथ साथ चलते। तो अजय जी कहते हैं कि ये उन्होंने बना दिया। अब लेकिन मैं अगर उसमें मैं गाऊं, उसको उपज लेकर के गाऊं, बंदिश तो नहीं है, लेकिन अगर मैं उपज से बस उसका उदाहरण देने के लिए, तो देखो कि कैसे मैं इसको गाऊंगा, हर बार अलग से गाऊंगा, हर बार अच्छा लगेगा, राग के अनुसार है लेकिन अलग है। ये कहाँ गए हम यूं ही साथ साथ चलते, ये कहाँ गए हम यूं ही साथ साथ चलते। और कभी कभी इसके मायने भी बदल जाते हैं। हाँ, यानी इट गिव्स यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव जिस तरीके से आप गाते हैं वो। सो मुझे अजय जी का वो उदाहरण बहुत अच्छा लगा कि एक गाना जो सबके लिए फेमिलियर है, उसको देखो कि कैसे वो अलग अलग बिल्कुल। तो ये भी उपज का एक नज़रिया है, एक उदाहरण है। उसमें ताने आने, उसमें सरगमें आनी, ये भी उपज है। सो वो खुलापन पिछले कुछ 4-5 सालों में ही आ पाया है। और मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, मैं कुछ बच्चे आते हैं सीखते हैं, तो मैं कोशिश ये देख रहा हूँ कि एक एक्सपेरिमेंट सा कर रहा हूँ कि अगर उनको मैं पहले से ही करूँ कि भाई तुमको कुछ दूंगा नहीं लिखित में, जैसा हमको लिखित में मिला हुआ था, कि लिखित में नहीं मिल रहा है, तो तुमको मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से तो करके देखो, और वो कर रहे हैं। दैट इज रियल प्लेजर फॉर मी टू सी कि उनको समझ में आ रहा है कि अच्छा ये राग है, इसके हिसाब से ये कुछ वेरिएशन मैं कर सकती हूँ। Yani it's a combination of a certain maturity that comes to you, not just age-related maturity, but the maturity in the music जो आपको आएगा, and obviously आपका गला भी खुले, and आपको अपने खुद के ऊपर कंट्रोल आएगा गाने के ऊपर। तो it sounds like a combination of both. और एक और बात संजीव, एक कुलजीत अंकल 2-3 चीजें कहते हैं। एक तो ठहराव, इस संगीत में हमारे ठहराव भाव है, इसका मूल भाव ठहराव है, स्टिलनेस जिसको कहते हैं। तो वो ठहराव आना जरूरी है। तो नॉट जंपिंग अराउंड, नॉट, तो एक मैं जैसे जो जिनको सिखाता हूँ, मैं कहता हूँ कि अच्छा ये 3 ताल बज रही है, ना दिन दिन ना ना तिन तिन ना तिन दिन दिन ना बज रहा है। तो अब ऐसा करो कि जब खाली आ गया है, तो खाली पे जो गा रहे हो उसको रोक करके सिर्फ और अगली खाली से पकड़ो, है ना, वो भी चलेगा। अगर और कुछ नहीं सूझ रहा है तो उतना कर दो, क्योंकि उसमें स्थिरता है, उसमें ये जो ठहराव है। तो वहां से फिर अच्छा ये आ जाएगा। वो उसका फैलाव आता चला जाएगा। और हर चीज में ठहराव है, शांतता है। सो आई थिंक दिस इज अ रियली वाइटल एलिमेंट। और दूसरी चीज, एक कुलजीत अंकल हमेशा कहते हैं, सुर की कंजूसी। कंजूसी, हाँ, अच्छा।
कि मतलब कम स्वर लेकर के कुछ कुछ करके देखो, क्योंकि बहुत सारा जोड़ करके एक श्रृंखला में कर दिया तो ठीक है, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन कम स्वरों को लेकर के जितना कम हो सकते हैं उसको लेकर, क्योंकि ठहराव को लाना है ना, तो वो भी एक एलिमेंट आता है सुर की कंजूसी। इसका कोई उदाहरण? ये जैसे मैंने अभी बताया कि सा रे 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 ने सा, कहने को 3 ही स्वर लगे, उतना फैलाव तो हुआ। ने रे ग रे ने द ने रे सा, तो आई एम नॉट गोइंग ने रे ग म ध नि सा ने द प म ग रे सा, वो उसका भी मकाम आता है, हाँ, लेकिन शुरू में नहीं है। नहीं है, हाँ, तो वही उसी बात की बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात संजीव ये कि जब बंदिश इस तरह से हम गाने बैठते हैं तो एक्चुअली टेंशन नहीं होता है, कोई नर्वसनेस नहीं होती है, क्योंकि जब पता ही नहीं कि क्या आ रहा है जब कुछ है ही नहीं तो वही आराम से हाँ, ऊपर से कोई आना है वो आप प्रस्तुत कर रहे हो, आप मीडियम बन गए हो, माध्यम बन गए हो, एसेंशियली सरेंडर एंड सिंग। फैंटास्टिक। तो इस तरीके से आपकी भी जर्नी स्टार्ट हुई एक तरीके से, आप और आई डोंट नो ये कहना सही हुआ कि नहीं, बट देन आप और आपके पिताजी एक तरीके से गुरु भाई हो गए, आप दोनों ही एक ही गुरु से सीख रहे हैं। आपकी जर्नी अभी भी चल रही है, आप अज्यूम करता हूँ कि आप कुलदीप अंकल से कुलजीत जी से ही सीख रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा। और आपने पूछा क्या सीख रहे हैं, तो आजकल ये हो गया कि हम जैसे राग को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, कि इन दिनों हम एक राग हमने लिया है, राग मेघ। तो राग मेघ और राग मधमद सारंग में स्वर वही हैं, तो लेकिन फर्क क्या है फिर, तो कैसे राग मेघ बने, कैसे वो राग मधमद सारंग बने, और उसी में फिर अगर कुछ थोड़ा सा बदल करके वो मेघ का मेघ मल्हार हो जाता है, तो वो कैसे हो। तो इन जो बारीकियों में कैसे उसको इसको डिस्टिंक्ट किया जाता है, इसको डिस्टिंग्विश किया जाता है, उन पे हम काम करते हैं कि वो भाव क्या है उसमें, और किस तरह से मीर लेने पे किस तरह से। तो अब ये है कि और थोड़ा सा मतलब एक्सपेक्टेशन क्या कहीं स्टैंडर्ड भी इस तरह का है कि एक सेशन में जो बताया कि ये राग है, ये मेघ है, ये मेघ मल्हार है, ये इस तरह से ऐसे है, अब उनकी एक्सपेक्टेशन है कि अगले हफ्ते उसको सुनाओ, तो रियाज नहीं होगा तो कोई गुंजाइश नहीं है। तो चलिए इस कॉन्वर्जेशन को थोड़ा इंटरवीव करते हुए, जी, जैसे आप कह रहे हो कि राग में आप सिमिलरिटीज देखते हो या ये करते हो, जब इस लेंस के साथ आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आते हो, तो आपको क्या एंटरप्रेन्योरशिप में भी ऐसे ही कोई पैटर्न्स दिखते हैं, राग दिखते हैं और राग के सिमिलरिटीज दिखते हैं? आपको लगता है कि ये सिनेरियो में ये राग अच्छा लगेगा यहाँ पे? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ये सिमिली मैंने पहले सोची नहीं थी, लेकिन बहुत सुंदर सिमिली आपने दी है, बहुत अच्छा है, थैंक यू। हाँ बेशक, अभी पिछले हफ्ते ही मैं एक ट्रांजैक्शन, एक डील पे काम कर रहा हूँ, तो हमारी बात हुई, तो मैंने कहा देखो मैं एक टिप्पणी करता हूँ अभी, आई कैन सी हाउ दिस इज गोइंग टू गो। हम इतना अभी कुछ करेंगे, एक इन्वेस्टमेंट रेजिंग की बात हो रही है, तो इतना अगर आ जाता है तो उससे मुझे लगता है कि ये बिजनेस यहाँ तक पहुँच जाएगा, ये फला करने से यहाँ तक पहुँच जाएगा, और उसके बाद हमको वेंचर कैपिटल ना लेकर के स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को लेकर के फिर आगे हमको बढ़ना है, और फिर वो उससे फिर वो बढ़े। तो एक बढ़त जिसको कहते हैं ना संगीत में, वो बढ़त दिख रही है। हाँ, वो बढ़त दिख रही है कि वो कहाँ से उसको कैसे। हाँ, तो बहुत उपमा बहुत अच्छी है आपकी। तो यानी एंटरप्रेन्योरशिप में भी एक मिश्रा राग बन सकता है। एक तो बना ही हुआ है एक तो बना ही हुआ है। नहीं, बढ़िया, क्योंकि यही मुझे समझना था, क्योंकि ये दिमाग में मेरे कल से चल रहा था कि मैं आपसे ये पूछूं कि एंटरप्रेन्योरशिप आर्ट है या म्यूजिक साइंस है, क्योंकि हम म्यूजिक को साइंस के साथ म्यूजिक को आर्ट के साथ एसोसिएट करते हैं, बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप एक साइंस है एक तरीके से। तो मैं ही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या एंटरप्रेन्योरशिप आर्ट है और म्यूजिक साइंस है? सजी, मैं तो कहूँगा हर चीज़ आर्ट है, और हर चीज़ आर्ट है, और उसमें खूबसूरती है, उसमें आध्यात्मिक भाव है, और हर खूबसूरत चीज़ में आध्यात्मिक भाव भी है ही है। ये तो आपको मान के चलना ही पड़ेगा। और आपने जो एंटरप्रेन्योरशिप आपने जिस तरह से कहा ना, टाई में एक इनिशिएटिव पिछले साल चला है, और वो ये उसका नाम है अंतर प्रेरणा, और वो इसीलिए चला है कि एंटरप्रेन्योरशिप को हम अंतर प्रेरणा भी कह सकते हैं। बिल्कुल। तो एक्चुअली हम लोग कॉन्शियस एंटरप्रेन्योरशिप को एक अंतर प्रेरणा के हिसाब से हम लोग उसको डिफाइन कर रहे हैं, कुछ आगे बढ़ा रहे हैं। उस पर टाइम में आप देखेंगे इस साल हम एक खास प्रोग्राम कर रहे हैं,
तो पिछले साल एक्चुअली टाई बेंगलोर से कुछ लोगों ने बहुत सुंदर प्रोग्राम एक किया 21 हफ्ते का। तो उन्होंने हर हफ्ते गीता का एक श्लोक लेकर के एक अध्याय से श्लोक लेकर के फिर 4 एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया और कहा कि इस श्लोक का ये मायने है, इसको आपने अपने बिजनेस में आपने कैसे अनुभव किया है, या इससे क्या क्या ऐसा कुछ आपने अनुभव किया है। तो एवरीथिंग स्पैनिंग फ्रॉम इंटरनल मोटिवेशन, क्रिएटिविटी, सरेंडर टू लीडरशिप टू डीलिंग विद एडवर्सिटी। गीता में तो पूरा सारा कुछ है ना उसमें। तो ब्यूटीफुली पुट टुगेदर प्रोग्राम। तो उसमें मुझे भी एक पैनल में एक हफ्ते मुझे बुलाया था, तो बहुत आनंद आया। और उन लोगों से फिर मैं बेंगलोर में मिला जो हमारे टाई की एक एनुअल समिट होती है, तो पिछले साल बेंगलोर में थी, तो उन सबसे मुलाकात हुई। और जितने लोग दुनिया भर में मेरे ख्याल से टाई में कुछ 12-13 हज़ार मेंबर्स हैं, तो उनमें से जिन लोगों को इसमें रुचि है, जिनका अच्छा काम हुआ है, तजुर्बा हुआ है, जो इस बात को समझ रहे हैं गूढ़ तरीके से। अभी जो टाई के जो ग्लोबल चेयरमैन हैं मुरली बुक्कापट्टनम, खास करके वो भी, तो हम सब में बातें हुई और कहा कि चलो एक इस चीज़ को थोड़ा फॉर्मलाइज करके, थोड़ा सा यूनिवर्सलाइज करके, कि गीता अगर करके हम करें तो फिर जो हम लोग सनातन वाले हैं, हम लोग हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जो नहीं मानते हैं वो क्या करें। तो एक हमारा मुझे एक ब्रीफिंग मिली है कि एक 6 हफ्ते का प्रोग्राम बनाया जाए इस साल, जो कि हम चलाएंगे, अगस्त में हम चलाएंगे। एवरीबॉडी इज वेलकम। तो उस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते एक थीम को एक्सप्लोर करेंगे। तो जैसे मैंने इम्पर्मानेंस की बात कही, अनित्यता, तो अनित्यता का एंटरप्रेन्योरशिप में, एंटरप्रेन्योर में क्या रोल है, कुछ जो मैंने आपको बातें बताई थी। फिर उसका अगला होगा इंटरडिपेंडेंस। आपने एक शेयर होल्डर वैल्यू की बात कही थी। संजीव, आप देखिए कि 1970s में ये धारणा आई कि बिजनेसेस मस्ट डिलीवर वैल्यू ओनली टू शेयर होल्डर्स। मिल्टन फ्रीडमैन ने काम किया था, नोबेल प्राइज मिला था, काफ़ी कुछ हुआ था। और वन ऑफ द एपिटोमी ऑफ दैट वाज जनरल इलेक्ट्रिक, GE अंडर जैक वेल्च, कि वही है एकदम लेजर फोकस शेयर होल्डर वैल्यू, राइट। वो उसको लगभग गलत साबित हो गई है वो, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी। अभी जो कॉन्शियस एंटरप्रेन्योरशिप की बात है, एक कॉन्शियस कैपिटलिज्म करके किताब लिखी थी एक साहब राज सिसोदिया उन्होंने, और जॉन, मुझे सरनेम याद नहीं आ रहा है, जिन्होंने होल फूड्स चलाया था, जिसको अमेज़न ने खरीदा था अभी। तो उन दोनों ने मिलकर के एक किताब लिखी और उन्होंने इंटरडिपेंडेंस की ये बात कही। और उन्होंने कहा कि ये शेयर होल्डर वैल्यू पे जो एम्फेसिस था, ये गलत था, क्योंकि सोचिए तो कम से कम कस्टमर इज ऑल्सो स्टेक होल्डर, क्लाइंट इज स्टेक होल्डर, एंड योर टीम इज योर स्टेक होल्डर। करेक्ट। उनको आप मद्देनजर नहीं रख सकते। अच्छा, अगर आप यहाँ तक चले आए, शेयर होल्डर, कस्टमर, सप्लायर, सॉरी, शेयर होल्डर, कस्टमर, टीम, देन व्हाई नॉट सप्लायर। अब होल फूड्स का उन्होंने उदाहरण किया कि अगर सप्लायर हमारा घटिया सामान दे रहा है तो क्या बिकेगा, राइट। तो सप्लायर से इतना कुछ बना के रखो। सप्लायर इन्वेस्टर, तो शेयर होल्डर तो हो ही गए। फिर व्हाई नॉट द कम्युनिटी, फिलैंथ्रोपी। दिखाया कि भाई फॉर एवरी डॉलर दैट इज स्पेंट इन कॉर्पोरेट फिलैंथ्रोपी, द रिटर्न इज सम लाइक $1,000। तो व्हाई वोंट यू डू इट? इट्स योर सोशल लाइसेंस टू ऑपरेट। फिर कहा कि अच्छा, इसको भी मान लिया तो एनवायरनमेंट की आवाज़ नहीं है, इट्स अ म्यूट स्टेक होल्डर, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर। करते कराते गवर्नमेंट, कंपेटिटर्स, तो भाई सारे सारे आपके स्टेक होल्डर्स हैं, और आपको सबको लेके चलना है, सिर्फ शेयर होल्डर्स को लेके नहीं चलना है। तो इंटरडिपेंडेंस ये हो गया। दिस इज अ सेकेंड वीक का टॉपिक है। थर्ड वीक का टॉपिक है ये निष्काम भाव से काम करना। फोर्थ वीक का टॉपिक है कर्म, जो ये बड़ी खास करके बुद्धिस्ट लोगों ने बहुत इस पे काम किया है कि हम कर्म को ऑलमोस्ट ना कभी सोचते हैं, या कभी सोचते हैं तो लगता है कि हाँ कुछ जिंदगी जीवन में कुछ प्रारब्ध है, कुछ ये है, कुछ वो है। नहीं, एवरी मोमेंट वी आर डूइंग कर्म, एंड मोर सो फ्रॉम थिंकिंग, करेक्ट, देन सो मनसा वाचा कर्मणा, उस ऑर्डर ऑफ रात को जब हम सोते हैं सिर्फ सांस ही ले रहे हैं तो भी कर्म कर रहे हैं, कर्म है, और हर कर्म का फल होगा। सो उसको समझना कि हम जो कर रहे हैं, कभी कभी संजीव लगता है कि हमने कुछ किया, गलत किया, और अंदर से पता है कि गलत किया, कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं, और उसका परिणाम कुछ अच्छा आ गया, किसी को धोखा दिया, पैसे आ गए। लेकिन हुआ यह है कि पैसे आए क्योंकि हमने कुछ अच्छा किया था कभी, उसका परिणाम अब मिला है। धोखा जो दिया उसका आगे मिलेगा, करेक्ट। तो हम उसको कॉज इफेक्ट को हम उसका कनेक्शन समझ नहीं पाते हैं, करेक्ट। कनेक्शन इतना अपेरेंट कनेक्शन नहीं होता है। तो ये एक चीज़ है, धारणा है। इसके बारे में बहुत सुंदर एक किताब बिजनेस की लिखी गई थी, द डायमंड कटर। तो एक बुद्धिस्ट मंक ने लिखी थी, गेशे माइकल रोच, और उनकी यही कहानी यही थी कि उन्होंने न्यू जर्सी में, इज एन अमेरिकन मैन,
तो उनको ही बिकेम बुद्धिस्ट मंक, टिबेटन बुद्धिस्ट मंक। और उनके टीचर ने कहा कि अच्छा तुम ऐसा करो कि तुम्हारा रास्ता कुछ और है, हम चाहते हैं कि तुम बिजनेस में जा करके और ये ना जताते हुए कि तुम मंक हो, बिजनेस में नॉर्मल बिजनेस की तरह काम करो और दिखाओ कि प्रूव करो कि ये जो तुमको सिखाया गया है ये सब वहाँ बिजनेस में भी लागू होता है कि नहीं। तो उन्होंने एक इजरायली कपल के साथ टीम अप करके एक कंपनी शुरू की जिसको जो डायमंड ट्रेडिंग में थी, ज्वेलरी और डायमंड ट्रेडिंग में थी, और उसको वॉरेन बफेट ने शायद 100 मिलियन में खरीदा बाद में, कुछ 20 साल के बाद। तो ये किताब उन्होंने लिखी कि वो कौन सी फिलोसफी, कौन सी फंडामेंटल फिलोसफीज हैं जो हमने इस बिजनेस में लगाई, जो हमने जिसकी वजह से ये बिजनेस इतना बड़ा, इतना फैला। तो और फंडामेंटली इट्स दिस कॉज एंड इफेक्ट, क्या करने से क्या होता है, और एंड वेरी सिंपल आइडियाज इन वेरी जैसे जो गोल्डन रूल है कि डू अनटू अदर्स व्हाट यू वुड हैव अदर्स डू अनटू यू, उस तरह की चीजें, सो बट वेरी कॉन्शियसली जब कॉन्शियसली उसको करते हैं तो उसका असर आता है। तो ये हो गई कॉज एंड इफेक्ट, निष्काम भाव हो गया, कॉज एंड इफेक्ट हो गया। और एक आखिर है जो विच इज दैट अद्वैतवाद, विच इज नॉन ड्युअलिटी। तो अगर आप नॉन ड्युअलिटी को समझें और उसके हिसाब से उसको आप अंतःप्रेरणा में, एंटरप्रेन्योरशिप में लेके आए, तो कैसा बिजनेस कैसा दिखता है। तो ये जो मैंने किताब आपको बताई थी राज सिसोदिया की, कॉन्शियस कैपिटलिज्म, उन्होंने उसमें एक बहुत बढ़िया चीज़, एक टेबल उन्होंने दिखाया कि उन्होंने पूरी एनालिसिस की कि भाई क्या करने से एक बिजनेस को हम कहेंगे कि एक कंपनी कॉन्शियस कैपिटलिज्म की अच्छी उदाहरण है। और तो उन्होंने उसमें पहले देखा कि पर्पस, कि पर्पस क्या है आपका, इज इट होलसम पर्पस, इज इट अ पर्पस दैट इंस्पायर्स। ये पर्पस से करना कि मुझे पैसे बनाने इसलिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा था जो मैंने आपको बताया कि हाउ इंटीग्रेटेड इज योर व्यू ऑफ स्टेक होल्डर्स, नॉट जस्ट शेयर होल्डर्स बट ऑल दीज अदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तीसरा था लीडरशिप, व्हाट इज द स्टाइल ऑफ लीडरशिप, सर्वेंट लीडरशिप, वो वाली नहीं, कमांड एंड कंट्रोल वाली लीडरशिप नहीं। और चौथा था कल्चर। तो उन्होंने इन 4 पैमानों पर बहुत सारी कंपनियों को, हजारों कंपनियों को उन्होंने असेस किया, और जो टॉप शायद 15-20 कंपनियां थी उनको देखा कि उनका 15 साल का स्टॉक परफॉर्मेंस कैसा रहा कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट। तो भाई साहब 15 साल में उस रेस्ट ऑफ द मार्केट ने 150% का रिटर्न दिया था, 1.5 टाइम्स। एक और उस ग्रुप उन्होंने देखा जो कि एक आपने सुना होगा फ्रॉम गुड टू ग्रेट, एक कॉन्सेप्ट निकला था जिम कॉलिंस का। तो वो जो कंपनियां उन्होंने, और वो बिल्कुल वो ट्रेडिशनल माइंडसेट, शेयर होल्डर वैल्यू वाले माइंडसेट से उन्होंने आंकड़े लिए थे। तो उन कंपनियों को देखा, तो उनका देखा कि उनका 191% की ग्रोथ हुई। तो ठीक है, बेटर देन द मार्केट। आप सोच सकते हैं ये जो जिन्होंने टॉप कॉन्शियस कैपिटलिज्म कंपनियां का जो लिस्ट बनाई इन्होंने, उसका कितना रहा उस 15 साल में? शायद 1000%, 1200%। Wow. Yeah. Wow. And the base of all the companies are more or less the same, similar sized companies, same, and yeah. And sector wise, सारे sectors represented. Diversified. Wow, amazing. Tech, industrial, सारा कुछ था उसमें, flight, airline, सब थे उसमें। So there you go. That's absolute proof that that this stuff is much better way of doing business. And चूंकि आपने बात करी दी है, तो आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम टू ब्रिंग इन द टाई एपिसोड आल्सो इनटू द इंडस एंटरप्रेन्योर्स। उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, एंड देन विल कम टू आवर प्रोग्राम। हाँ, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के बारे में ये कहूँगा। नहीं, द एंटरप्रेन्योर टाई के बारे में। ओह सॉरी, टाई के बारे में, इंडस एंटरप्रेन्योर्स। तो टाई के बारे में, हाँ, द इंडस एंटरप्रेन्योर्स, सॉरी, आई हर्ड इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। टाई के बारे में मैं ये कहूँगा संजीव कि सोचो एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा ग्रुप जिसमें कि लोग एक्चुअली इस तरह से सोच रहे हैं, और वो लोग उसमें इसीलिए आए हैं कि भाई मैंने अपने बिजनेस में जो भी किया, कुछ उसका अच्छा फल भी आया, ठीक है, निष्काम भाव से फल आया, लेकिन आया। तो मैं क्या किसी की मदद करूं, कैसे मैं किसी की मदद करूं ताकि उसका भी कुछ भला हो, मेरे लिए कुछ हो ना हो, उस नज़रिए से हम नहीं आ रहे हैं इसमें। तो हमने तो टाई वो एक नेटवर्क है दुनिया भर का। हमने मेलबर्न में अभी पिछले साल एक काफ़ी विचार विमर्श किया कि भाई हम जो इतने लोग जुड़े हुए हैं वो क्यों जुड़े हुए हैं, क्या हमको इसमें से मिलता है, और हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम से YPO और एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन। बहुत है इस तरह से, कितने सारे बिल्कुल है ना। तो एक चीज़ जो कि हम जब देख रहे थे, तो एक थीम, एक किसी ने, पता मुझे याद नहीं किसने एग्जैक्टली उसको आर्टिकुलेट किया, और जब भी जैसे ही किया हमने कहा यही तो है, टाई इज द होम फॉर एंटरप्रेन्योर्स। तो घर का मतलब क्या है? घर का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको सहारा मिलता है, जहाँ पे आपको प्रेरणा मिलती है, जहाँ से आपको अगर कुछ नहीं हो रहा हो तो आकर के आप सुकून से यू कैन रेस्ट, वहाँ से आपको कुछ अच्छा करने की भी ऊर्जा मिलती है।
तो दैट इज व्हाट टाई इज. इट इज एक्चुअली अ होम फॉर एंटरप्रेन्योर्स. वेरी नाइसली पुट. एब्सोल्युटली. एंड ये जिस तरीके से आइडियाज निकलते हैं, अब इस पॉइंट पे मैं ये कहना चाहूँगा कि सौरभ जी से मुलाकात भी ज़्यादा उस ड्यूरेशन में और भी हुई है इन अ डिफरेंट वे, वरना मैं सौरभ जी से हमेशा म्यूजिकल कंटेक्स्ट में ही मिलता हूँ. बट आपने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम निकाली थी विच वाज मोर अराउंड कोचिंग पीपल हु हैव एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज, कि भाई आपको एक पेडेस्टल दिया जाए, प्लेटफॉर्म भी दिया जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ दैट आपने उसमें इन्वेस्ट भी किया. उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, एंड देन आई विल ऐड अ फ्यू मोर पॉइंट्स. हाँ, तो टाई के जो पहलू हैं, एक पहलू है नेटवर्किंग का, जो मैंने आपको बताया कि भाई हम जब मिलते, जैसे अभी इस पिछले हफ्ते हमारी एक गैदरिंग हुई, तो भाव ये है कि भाई अच्छा तुम बताओ कि तुम्हारा बिजनेस क्या है, क्या करना चाहते हो. और मैं ये इतना ही सोच रहा हूँ कि अच्छा तुम ये करना चाहते हो तो मैं किससे तुमको मिलवाऊँ जिससे तुमको फ़ायदा कुछ हो मिलने का. तो वो नेटवर्किंग की चीज़ है. दूसरी चीज़ है एजुकेशन. तो अब जैसे मैंने बताया कि ये प्रोग्राम हम इस साल कर रहे हैं, तो हम टाई के मेंबर्स को कहेंगे आइए आप जुड़िए हमारे साथ और लेट्स एक्सप्लोर दिस थिंग्स टुगेदर एंड लेट्स सी हाउ यू माइट डू योर बिजनेस डिफरेंटली इफ यू एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड these ideas. Because trust me, somebody who understands these ideas will structure their business very differently. Correct. To somebody who doesn't. और तीसरा, हाँ, इन्वेस्टमेंट का आपने कहा, तो टाई के मेंबर्स ही काफ़ी कुछ इस तरह से आ रहे हैं कि भाई जब हमें पता है कि उन्होंने कोई अच्छी सोच लेकर के कुछ शुरू किया है, और हमें पता है कि वो समझ गए इस बात को कि कैसे किन चीज़ों से को करना अच्छा भी है, और अब ज़ाहिर रिसर्च का एविडेंस भी है कि उनको करने से अपलिफ्ट होता है परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. तो हम क्यों ना उनमें इन्वेस्ट करें. बिल्कुल. तो टाई एंजल्स जो हमारा ग्रुप है, तो उसमें हम अब 4-5 इन्वेस्टमेंट्स हमने पिछले 1-2 साल में किए हैं ऐसी कंपनियों में. बिल्कुल वही है. तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि एक उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे जो ऐसे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है, जो कूलकर्नीज़ का आइडिया मेरे दिमाग में तब उसके पहले था, बट देन उसको शेप में लाने की जो मुझे एक पुश मिली, एक इम्पेटस मिली, प्रेरणा मिली, वो उस कार्यक्रम के दौरान मिली, मैं कह सकता हूँ. जहाँ पे हमें काफ़ी, एंड बाय द वे इंडस से आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये भारतीय ओरिजिन के लोग ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं. ऐसी ज़रूरी नहीं है कि और कोई ना आए, एक्सक्लूसिव नहीं है, बट एक्सक्लूसिव नहीं है, बट देन दैट इज़ द फॉर्मेशन, या ये बना वैसे. तो इंसिडेंटली जिन लोगों से हम सेशंस हमारे करवाए गए, दैट इंक्लूडेड इवन द लाइक्स ऑफ मीरा नायर, तो उनके इंस्पिरेशनल स्टोरीज हमें सुनने मिले, उनके जर्नीज हमें समझने में आई, और उन्होंने काफ़ी सारे हमें टिप्स भी दिए. ये एज सच हमें कहीं और मिल नहीं सकता था. तो अच्छा सा आपने प्लेटफॉर्म बनाया हमारे लिए, एंड अलॉन्ग विद दैट हम सबको एक बिजनेस प्लान बनाने के लिए यू आर गिवन एज अ, अगेन मैं भी इंडस्ट्री में हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ इसी सेल्स साइड में, सेल्स प्लान वगैरह बनाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे जो पैशन प्रोजेक्ट है उसके लिए भी मैं प्लान ऑन अ पेज बनाऊं, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाऊं. तो वो एक डायरेक्शन में जो आपने हमें पुश किया कि जिससे वो प्लान ऑन अ पेज बना, उसके चलते मैं कूलकर्नीज़ के साइड में काफ़ी कुछ कर पाया हूँ अभी तक, और भी बहुत करना बाकी है. अभी फिर से उस प्लान को यहाँ लेके जाऊँ तो पता चलेगा कितना मैं, हाउ मच आई एम इन शॉर्टफॉल, बट वो जो पुश मिला वो आपके उस कार्यक्रम से मिला. सो आई कांट थैंक यू ऑल इनफ फॉर दैट. थैंक यू, वेल डन. एंड ऐसे ही आप अभी जो आप बोल रहे हैं भगवत गीता का, तो ये एक और कार्यक्रम आप बोल रहे हो, तो ऐसे ही हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप करते रहें. और लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आपने भी ये, इनफैक्ट आपने जब सेशन लिया था तो आपने भी ये कवर किया था कि हाउ यू हैव ब्रॉटन दैट इनटू द हिंदुस्तानी क्लासिकल. ये आपने भी, आई वुडंट से कि आपने उसको पैशन प्रोजेक्ट की तरह स्टार्ट किया था, लेकिन आप जो प्रोजेक्ट कर रहे थे उसमें आपने वो आइडियाज लेके आए थे आप जी. उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जरूर. देखिए संजीव, एक जो कम्युनिटी आर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस अगर आप देखें, बहुत हैं, मेलबर्न में बहुत हैं, आप भी जानते ही हैं. तो उनमें कई एक चीज़ें मैंने गौर की कि सस्टेनेबल क्या होता है, कैसे होता है. तो सबसे पहले सस्टेनेबल होता है कि भाई जो चीज़ आप कर रहे हैं उसका कम्युनिटी में इंटरेस्ट है. एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें अच्छे तादाद में लोग हैं जो उसमें एक्चुअल दिलचस्पी रखते हैं. दूसरी चीज़ है कि फिर उसमें से क्या वैल्यू प्रोपोजिशन निकल के आ सकता है जिसमें उसमें फाइनेंशियली वायबल वो हो सके. वो बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल वायबिलिटी बहुत ज़रूरी है. लेकिन उसके साथ एक तीसरी चीज़ और है जो कि मैं ये कॉन्शियस एंटरप्रेन्योरशिप की बात मैं हमेशा उसमें मैं लेके आया हूँ कि बहुत आगे की मत सोचो. ये एक चीज़ है जिसमें हम अभी 4 लोग खास करके हम इस जो हमारे बोर्ड पे हैं, तो हम हमारे प्रोफेशनल बिजनेस इंटरेस्ट हैं, इन्वॉल्वमेंट्स हैं काफ़ी हर जगह. तो हम कुछ ना कुछ प्लानिंग वगैरह जो आप बता रहे करते हैं. इसमें हम चाहते हैं कि नहीं ज़्यादा मत, वी हैव टू जस्ट बी एंजॉइंग दिस.
ये आनंद प्रधान एक चीज़ है। इतना है कि अब देखिए, जब इस तरह से कोई संस्था आप शुरू करिए तो बहुत आसान है एक तरह से एक बहकावे में आना कि मैं संगीत की सेवा कर रहा हूँ, मैं हम संगीत की सेवा कर रहे हैं इस काम से, या हम संगीतकारों की मदद कर रहे हैं इस काम से। जैसे ही आप उस भाव को लाएंगे ना, आप गिर जाएंगे, क्योंकि उसमें वो जो ईगो का फैक्टर आएगा ना, सटल ईगो का जो फैक्टर आएगा, वो आपको फिर चार लोगों में गहमा-गहमी शुरू हो जाएगा, कुछ अनबन शुरू हो जाएगी। तो उसको लाना ही नहीं। हम क्यों ये कर रहे हैं? क्योंकि हमको इसमें से आनंद आता है, हम इसको एंजॉय कर रहे हैं, हम आपस में एंजॉय कर रहे हैं, वी आर लिसनिंग टू सम वंडरफुल म्यूजिक, बस इसीलिए कर रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। संगीत की सेवा हो रही है, संगीतकारों की मदद हो रही है, मेलबर्न घराने की एक बुनियाद बन रही है। मेलबर्न में दो चीज़ें हुई हैं। एक तो ये कि बहुत लोग सीख रहे हैं क्लासिकल म्यूजिक। हमारा जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें कम से कम 150-200 लोगों की गिनती है। बिल्कुल। और मैं ये भी बता दूं कि उस ग्रुप में सिर्फ भारतीय हैं ऐसी कोई बात नहीं है, लोकल ऑस्ट्रेलियंस भी काफ़ी जुड़े हुए हैं। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये हुई है कि जो भी कंडीशनिंग हुई है, जो भी हमने करीब 150 इवेंट्स हमने कर लिए हैं, तो कंसिस्टेंटली संजीव हमको फीडबैक आ रहा है, जो खास करके जो दिग्गज आर्टिस्ट इंडिया से आ रहे हैं यहाँ पर, अब आने कुछ 2 हफ्ते में आ रही है, अगली इस साल की फेस्टिवल हो रही है, उसमें श्रुति सारोलीकर जी आ रही हैं। तो पिछले साल शाहिद जी आए थे, संजीव जी आए थे। शाहिद जी, संजीव जी ने दोनों ने खास करके हमको बैठा करके ये बात कही कि आप लोग जो भी कर रहे हैं करते रहिए, क्योंकि आपकी ऑडियंस एक स्पेशल ऑडियंस है। हमने इतने हज़ारों कार्यक्रम हमने किए हैं, और हज़ारों में से आपकी ऑडियंस यादगार ऑडियंस है, क्योंकि जानकार, एकदम साफ दिख रहा है कि जानकार ऑडियंस है। और जिस लुत्फ से उन्होंने एंजॉय किया, दैट लिफ्टेड अस। करेक्ट। संजीव जी यहाँ तक ये बात कह गए कि मुझे पुणे की 1990s की ऑडियंस याद आ गई। और तो मतलब जिस तरह से हम उनको हम बिकॉज वी लव म्यूज़िक, हम उनसे जिस तरह से हम पेश आते हैं, उनको जिस तरह से हम आदर सत्कार उनका करते हैं, प्लस जो म्यूज़िकल उनको माहौल मिलता है। और एक और जैसे छोटी छोटी चीज़ें, एक तो ये कि हम, आपने देखा होगा MSCMS इवेंट्स में हम हमेशा फर्श पे एक बैठाने का कार्यक्रम रखते हैं, तो उससे एक क्लोजनेस आती है। और तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक तरह से आप ब्रांड कंसिस्टेंसी कह लीजिए। ये ब्रांड कंसिस्टेंसी में बात चल रही है कि अच्छा ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। ऐसा करने से छोटी छोटी बातें हैं, बट दे रियली एड अप, एंड दे हैव एडेड अप टू समथिंग रियली स्पेशल। बिल्कुल। और अब जैसे हम एक बात हमको सूझी शुरू में कि मनीष भाई मैं थे, पापा तो नहीं रहे, तो फिर मनीष भाई मैं बैठ के सोच रहे हैं कि भाई देखो, हम आप आपस में इसको फंड करके कर लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। तो ऐसा करते हैं कि एक और यकीन, मेंबरशिप की अगर जहाँ तक बात होती है ना, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स विद एनी इंडियन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन दैट आई हैव सीन, कि जहाँ मेंबरशिप बढ़ती है वहाँ कॉन्फ्लिक्ट आता है, फिर वो बढ़ जाता है वो। करेक्ट। हमेशा मैंने देखा है। तो इसमें मेंबरशिप का सवाल ही नहीं उठाया है। बाय लॉ विक्टोरिया में 5 मेंबर्स होने होते हैं एसोसिएशन में, हमारे 5 हैं। ठीक है, 5 के आगे नहीं हम करना चाहते हैं, जो चल रहा है चलने दो। और तो उसमें हमने एक पेट्रन्स करके एक कैटेगरी बनाई। बिल्कुल, कि आप $30 पर मंथ दीजिए, बहुत मामूली रकम है। उसमें आपको हर इवेंट में 2 फ्री पासेस मिलेंगे, और एक आपको ये भी फ़ायदा होगा कि आप कभी कोई महफिल अपने घर में रखिए, तो हम आर्टिस्ट भी हम अरेंज कर देंगे, म्यूजिशियंस भी हम अरेंज कर देंगे, अकम्पनिंग म्यूजिशियंस लोग भी आ जाएंगे। आप बस घर अपना खोल दीजिए। तो लोग दिल खोल करके वो कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ 100 पेट्रन्स जुड़ गए हैं, 102 शायद हो गए हैं। तो उससे अब क्या हुआ है कि फाइनेंशियल वायबिलिटी आ गई है। बिल्कुल, है ना, कि हर महीने इतने पैसे आ रहे हैं कि हर महीने एक प्रोग्राम अच्छे से हो। कोई आप सोचिए हिंदुस्तान से आ रहा है, उसको हम $1,500 $1,500 हम दे पा रहे हैं एक परफॉर्मेंस के लिए, तो उसकी तो टिकट तो बन गई ना। बिल्कुल। तो वो उस भरोसे से लोग आ रहे हैं कि भाई मेलबर्न में तो गारंटीड है, बाकी जगह कुछ ना कुछ मिल जाएगा तो कुछ कमाई हो जाएगी। बिल्कुल। तो उस भरोसे से लोग आ रहे हैं, तो वो हम कर पा रहे हैं। हमें गुरु तो नहीं कहूँगा, हमें खुशी है इस बात की। बिल्कुल, कि हम कर पा रहे हैं। और फेस्टिवल में यही हो रहा है कि अब अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो बजट काफ़ी बड़ा है। तो लेकिन चूंकि पेट्रन्स का हमारे पास साथ है, और एक और चीज़ हमने की कि हम हर इवेंट को हमने एक मेमोरियल रिसाइटल का उसमें एक पॉसिबिलिटी डाली है। तो उससे क्या हो रहा है कि वो एक तरह से स्पॉन्सरशिप कह लीजिए,
तो उससे जैसे मैं हर साल अपने फादर के नाम से एक करता हूँ कि सत्येंद्र मिश्रा मेमोरियल रिसाइटल, उसमें पापा की भी याद आ जाती है, कुछ अच्छा, और जो हमारे परिवार से जुड़े हुए लोग हैं वो आ जाते हैं सुनने के लिए, कभी किसी और फैमिली ने किया, कभी किसी और फैमिली ने किया, तो उसे आत्मीयता भी आती है, बिल्कुल, ऑडियंस भी नहीं आती है, और फाइनेंशियल वायबिलिटी भी अच्छी है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप की धारणा है MHCMS में, यही सब धारणा है कि मैं कहूँगा कम से कम जो कर रहे हैं वो थोड़ा दिल से कर रहे हैं, बिल्कुल, और उस ब्रांड कंसिस्टेंसी में जो कुछ हो रहा है वो कर रहे हैं। एंड ये आपने बिल्कुल, मैं सही में कहूँगा कि आपने एक नई सोच डाल दी, क्योंकि मैं स्कोप सिर्फ उस लिमिटेड ग्रुप के लिए रख रहा हूँ जिसमें हम लोग सब थे, तो काफी उसमें मिक्स थे, काफी लोग ऐसे थे जो ऑलरेडी उसको बिजनेस के तरीके से सोच रहे थे एंड प्योरली एज एंटरप्रेन्योर आए थे, बट काफी हम ऐसे भी थे जो पैशन की तरह आए थे। एंड देन तब हमें ये ज्ञात हुआ कि भाई मैं सिर्फ पैशन कभी ना कभी तो ढल जाएगा, सस्टेनेबिलिटी अगर आपको चाहिए तो उसमें कुछ होना चाहिए जो उसे सस्टेन करता रहे, पैशन सिर्फ कंटिन्यूसली आगे ले नहीं जाएगा। तो वहीं पे वो बात भी आती है, जैसे दैट्स ऑल्सो अनदर बिग टेक अवे फॉर मी कि आप कह रहे हो कि एग्जिट सोच के रखो, ऐसा नहीं कि भाई एग्जिट प्लान बनाए इसका मतलब आपने अंत के बारे में ही सोच लिया, वो बात नहीं है, बट देन आपको ये समझ में होना चाहिए कि भाई क्या है, किस पॉइंट पे एग्जिट होगा, कैसे होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस है जो हम लेके चल सकते हैं। और एग्जिट हमने, मैं शिबानी के साथ जब हम लोग शुरू कर रहे थे, मैंने कहा शिबानी मेरी एग्जिट ये है, जब हम 80 साल के हो जाएंगे तो हम हर हफ्ते एक क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट हम सुन पाएंगे जो कि हमने ऑर्गेनाइज नहीं किया है। अच्छा, ये हमारा एग्जिट ड्रीम है, ये हमारा एग्जिट विजन। तो फिर लेकिन अगर आपको वैसा करना है तो देन यू विल हैव टू एंश्योर दैट देयर आर अ कपल ऑफ अदर मेलबर्न ए मेलबर्न बी घरानास, क्योंकि मेलबर्न घराना तो आपका है, तो मेलबर्न ए मेलबर्न बी अगर बने तब आप वो सुन पाओगे जो आपने ऑर्गेनाइज। मेलबर्न घराना मेरा नहीं है, मेलबर्न का है, सब मेलबर्न का है, बट व्हाट आई मीन इज वो आप जुड़े हैं उसके साथ, राइट? तो नहीं हो रहा है संजीव कि अभी हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि जो इवेंट्स हो रहे हैं ना, तो हम हर इवेंट में एक सेल्फ कंटेन टीम वॉलंटियर्स बहुत हैं, दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल थिंग्स। बिल्कुल, लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और क्योंकि एक स्ट्रक्चर है तो उसमें लोग खुश हैं कि भाई हाँ ठीक है, हमको पता है कि क्या करना है, ये नहीं कि थोड़ा सा जैसे होता है उंगली पकड़ ली मोचा पकड़ लिया कि थोड़ा सा हमने समय दिया तो भाई पूरा का पूरा आप ये भी कर लो वो भी कर लो, नहीं ठीक है। तो जो है इतने दायरे में इतना करना है, तो हर इवेंट में एक रोस्टर बना हुआ है, तो उसमें फिर एक वॉलंटियर्स की मेरे ख्याल से करीब 30-36 लोगों की एक टीम है, तो जो कहीं कर पाए वो अपना नाम डाल देते हैं, वो कर लेते हैं। तो उस तरह से बाहर भी, एंड व्हाट अदर थिंग इज वी हैव एक्चुअली आउटसोर्स्ड एंड प्रोफेशनलाइज्ड एज मच एज वी कैन, क्योंकि वो भी एक ड्रैग हो जाता है संजीव। तो अब जैसे ये था कि स्टेज सेटअप है, तो स्टेज हमने पूरा आउटसोर्स कर दिया कि एक कमर्शियल प्रोवाइडर आते हैं, वो स्टेज सेटअप करते हैं, वो असेंबल करके ले जाते हैं, तो वो मशक्कत वॉलंटियर्स को नहीं करनी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कह रहे हैं ये, क्योंकि कभी कभी इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा लगता है कि भाई हमारे पास पैसे कम हैं या फिर वॉलंटियर्स हैं एंथुसियास्टिक है, उनसे सब काम करा लेंगे, बट देन स्पेशली ऐसे कंट्रीज में आपको पता चलता है कि लाइक एक तो लीगल एस्पेक्ट भी काफी होते हैं, क्योंकि कहीं कुछ गलती हो गई तो उसका कुछ अलग ही इम्पैक्ट हो जाता है, बट देन दैट अदर देन दैट एक जो प्रोफेशनल लुक आता है जब वो करते हैं, तो मनी बिकम सेकेंडरी, बट जो क्वालिटी का एक्सपीरियंस आता है दैट्स समथिंग एल्स। एंड जो CMS के इवेंट्स पे नहीं गए हो, मेलबर्न हिंदुस्तानी क्लासिकल, आप जाएं तो आपको, बाकी आप समझते हो नहीं समझते हो अलग बात है, लेकिन वो क्वालिटी एक्सपीरियंस तो आपको समझ आ ही जाएगा, यू विल अप्रिशिएट दैट क्वालिटी। एंड वो एनीबडी हु इज बीन ऑन स्टेज किसी भी रीजन की वजह से हो, भले आप आर्टिस्ट हो, परफॉर्म कर रहे हो, इवन इफ यू गो देयर प्योरली एज एन MC, आपको जो एनर्जी है वो ऑडियंस से मिलनी है। अगर ऑडियंस ठंडा पड़ गया तो आपको एनर्जी नहीं पड़ेगा, आपका परफॉर्मेंस ठंडा हो जाएगा, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो। तो वो एक आपको दिख जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि सब लोग ग्लूड ऑन रहते हैं, सब देखते रहते हैं आपके तरफ, आपको चीयर करते हैं, एनर्जाइज करते हैं। तो वही तो चाहिए होता है एक आर्टिस्ट को एट द एंड ऑफ द डे, दैट्स व्हाट यू वांट। और एक बड़ी सुंदर कहानी मेरे टीचर कुलजीत जी ने मुझे बताई थी कि तानसेन एक बार गा रहे थे अकबर के दरबार में, और लोग बीच बीच में मतलब गलत जगह पे दाद दे रहे थे, वहाँ कुछ तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था उनका, कि भाई आप सोचिए ना, आप आलाप ले रहे हैं, एकदम ठहराव भाव आपका है, उसमें किसी ने आह कर दिया, तो थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट, जो जगह नहीं है वो उसकी। तो तानसेन थोड़ा बिगड़ गए कि नहीं, मज़ा नहीं आया। तो पूछा बादशाह ने क्या हुआ, तो नहीं वो भाई कुछ बहुत फिजूल की हो रही थी। तो अच्छा, अब तानसेन गाएंगे, किसी ने भी अगर जरा सा भी शोर किया तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। अच्छा, तो गाना शुरू किया, सब चुप, एकदम चुप। अब गा रहे हैं तो भाई संजीव, मेरे जैसा कोई होगा, निकल ही गया। तो सिपाही आया, उसको ले गए। फिर और आगे बढ़ा तो फिर कुछ किया उन्होंने, फिर किसी के मतलब
निकल ही गया बिना नियंत्रण के। तो सिपाही आए उसको ले गए। तो इस तरह से 12-15 लोगों को सिपाही ले गए। तो वो जब बंदिश खत्म हुई तो फिर बादशाह ने कहा अच्छा भाई जो बाकी लोग हैं आप अपने घर जाइए, बाकी 12 लोगों को बैठाइए, उनके लिए गाइए। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये है कदरदान, इनके लिए गाओ। जिनको जान की भी परवाह नहीं है। तो लेकिन जो अंदर से मतलब जो वाकई में जो अंदर से अप्रिसिएशन निकल रहा है, हाँ, तो वो जेन्युइन अप्रिसिएशन है, जो जान की भी परवाह नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार कोई आ रहे हैं अकबर बादशाह बैठने वाले? सर कलम की कोई आदेश तो नहीं है? अच्छा, तो एक दूसरे डायरेक्शन में लेके जाते हुए जी, स्वामी जी, यानी आपने हमें काफी हमें ज्ञान प्रदान की है। अब समझ रहे हो ना मैं स्वामी जी क्यों कह रहा हूँ आपको? तो बताइए जरा उसके बारे में बताइए, ये डायरेक्शन में कैसे आ गया, या ये एक्टिंग में कैसे आ गया? डायरेक्शन में नहीं आए हो अब तक। तो आप बता दीजिए स्वामी जी क्यों कह रहे हैं, लेकिन कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप बता दीजिए। तो देयर वाज अ प्ले, यहाँ पर एक प्ले हमारे एक उनके बारे में भी बताएंगे अभी। तो उन्होंने कंडक्ट किया था जिसमें स्वामी विवेकानंद जी का पात्र सौरभ मिश्रा जी ने किया था। तो इट वाज क्वाइट अ सरप्राइज फॉर अस टू सी यू इन दैट अवतार। और पता नहीं कास्टिंग करते हुए आपका लुक टेस्ट वगैरह भी किया था, लेकिन अब काफी हूबहू, यानी था रिजेम्बलेंस, काफी लोगों ने कहा, हाँ वही दैट वाज अनएक्सपेक्टेड एक्चुअली। उसमें हाँ, तो मौली गांगुली जो उसके डायरेक्टर थे, तो उन्होंने अप्रोच किया कि भाई एक प्ले है, प्ले एक्चुअली एक ओपेरा सिंगर के बारे में है, फ्रेंच ओपेरा सिंगर के बारे में है, जिसकी ज़िंदगी में स्वामी विवेकानंद का बहुत प्रभाव रहा था। तो उसमें बाकी सारा कास्ट प्रोफेशनल है, एक्टर्स हैं, लेकिन हम स्वामी विवेकानंद के लिए हम ढूंढ रहे हैं कोई, तो हमको भी प्रोफेशनल तो कोई नहीं मिला है। तो देख रहे हैं कम्युनिटी में भी कोई है कि नहीं है, तो तुम करोगे क्या ऑडिशन? मैंने कहा मौली दादा ऐसा है कि मेरे 2 सेटिंग्स हैं, एक या तो म्यूट है या लाउड है, तुम आप जो तो कहते नहीं वो मैं करा लूँगा, मैं डायरेक्टर अच्छा हूँ। हाँ। तो आप ऑडिशन करने आओ। तो मैंने सोचा ऑडिशन करना ही है तो फिर चलो लुक, मतलब कुछ स्पेसिफिकेशन तो नहीं था। मैंने कहा चलो मैं पहन लेता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो मेरा एक मित्र है हरप्रीत सिंह ढींगरा, तो हरप्रीत के पास गया, हरप्रीत यार कुछ पग बांधना सिखा दो। तो उसने कहा जी, उस समय लॉकडाउन चल रहा था, सोचो। उसने कहा अच्छा क्या है, तो बताया मैंने, हाँ तो ऑडिशन के पहले वो आया बंदा, कर्फ्यू अभी शुरू ही हो रहा था, याद है उस समय कर्फ्यू? हाँ, बिल्कुल। तो आया वहाँ पे, कर्फ्यू घर के अंदर नहीं आ पाया, तो घर में बाहर पग बांध करके ठीक है अच्छा जाओ। तो वहाँ से ऑनलाइन ऑडिशन हुआ। तो मुझे याद है जैसे ही मेरा वीडियो ऑन हुआ, तो जो 4-5 लोग थे तो ऐसे उनकी प्रतिक्रिया हुई, तो मुझे लगा शायद अच्छा ही कुछ हुआ। हाँ, तो फिर रीडिंग कुछ करवाई पार्ट वर्क की। तो फिर 1-2 हफ्ते बाद फिर आया कि हाँ भाई आपको ले रहे हैं हम, आइए फिर। तो बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा, मतलब आई वॉज फुल्ली, मैंने मौली को कहा कि भाई आप संभालिए, मुझे नहीं आता, मुझे एक्टिंग नहीं आती है, मैंने कभी सीखी नहीं है ना कभी इस तरह से किया है। तो उन्होंने काफ़ी कुछ बताया कि किस तरह से, मतलब जैसे एक चीज़ उन्होंने कही कि देखो सोचो, अगर तुम सोचो कि अगर वाकई में तुम स्वामी विवेकानंद हो, तो कहीं अंदर कहीं किसी कमरे में घुसते हो तो कैसे घुसोगे? कहते हैं लोग कहते थे वो शेर जैसे लगता था कि वो शेर जैसे चल रहा है एकदम। तो चाल बदली, तो हर चीज़ पे बारीकी से काम किया, कैसे आवाज़ उठानी है, कैसे क्या करना है। संजीव आपको याद होगा एक सीन था शुरू में कि वो जो ओपेरा सिंगर है वो जब पहली बार मिलती है तो आकर के वो आती है, शी इज़ सुसाइडल, शी इज़ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, टोटली डिप्रेस्ड, बहुत उसके साथ ख़राब ज़िंदगी में हुआ है। और वो आकर के मतलब वो और आई है, लेकिन बड़ी डिफिडेंस आई कि पता नहीं क्यों मैं यहाँ आई हूँ, किससे मिलने लोगों ने भेज दिया है, दोस्तों ने भेज दिया है, क्या ये आदमी करेगा, क्योंकि अजीबोगरीब आदमी है। और वो आकर के उसको कुछ कह करके कुछ ना कह करके एकदम उसको डिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं, और वो एकदम वो रो पड़ती है, शी गेट्स कंप्लीटली कोलैप्सेस। उसके बाद फिर उसको ही बिल्ड्स हर बैकअप। तो वो सीक्वेंस बहुत शॉर्ट सीक्वेंस था, मेरे ख्याल से 5 मिनट का भी नहीं रहा होगा वो पूरा सीन, फ्रॉम व्हेन शी एंटर्स टू व्हेन कोलैप्सेस एंड राइजेस बैक अगेन। तो मैंने मौली से कहा, मौली ये बहुत अटपटा लग रहा है मुझे कि अननेचुरल, कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतना फास्ट कैसे ट्रांजिशन किसी का इमोशनल हो सकता है। मौली ने कहा सौरभ, उसकी जो बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी उस ओपेरा सिंगर की, उसने ये हूबहू यही लिखा है कि हुआ ही यही था। कि मतलब क्या उस इंसान की ऑरा रही होगी, बिल्कुल है ना, कि एकदम 5 मिनट में किसी को यू टर्न करा करके एकदम अलग ट्रेजेक्टरी पे भेज दिया।
तो जब समझा मैंने, जब स्वामी जी की बात समझी और आई रेड, मेरे पास किताबें पढ़ी हुई थी उनकी बहुत, मैंने ज़्यादा पढ़ी नहीं थी, किताबें पढ़नी शुरू की, मैंने कहा माय गॉड क्या। फिर यहाँ पे जो एक्चुअल जो स्वामी जी हैं तो उनसे बात की, उनसे समझा, काफ़ी कुछ सेशंस उनके साथ हुए, तो उन्होंने बताया कि क्या उनकी किस तरह के थे वो। When you say actual Swami जी, who do you mean? यहाँ पर जो वेदांत सेंटर में जो यानी विवेकानंद जी, that same center, हाँ, the हाँ, रामकृष्ण that's मिशन टाइप। That's right. That's right. सुनिष्ठानंद उनका नाम है यहाँ पर। तो वंडरफुल मैन, वेरी वाइज मैन। तो एक्चुअली कपड़े उन्होंने दिए उन्होंने धोती पहना सिखाया ऐसे कि अलग तरह से वो लोग धोती पहनते हैं, तो वो सिखाया। अच्छा, वो पग का बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि मैं बांधता था, फिर जैसे हरप्रीत ने सिखाया था, फिर मौली कहते हैं नहीं यार तुम्हारे ये पग में ना मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ देखो ठीक से उसको फिर से। तो हरप्रीत मैंने देखा फिर से, वो मुझे देख रहा है कि तस्वीर देख रहा है, हाँ कहता है समझ में आया। हुआ यह था कि उसने जो मुझे सिखाया था, वो पट्टा होता है ना लंबा सा, जो सिख लोग बांधते हैं, तो उसको पहले उस तय किया हमने आधे में तय करके, फिर उसका इतना जब रह गया तो फिर उसको बांधा। तो उससे जो लुक आया ना, वो दयानंद सरस्वती वाला लुक था, उसमें सीधे क्रीजेस थे। जबकि हरप्रीत ने फिर कहा कि अच्छा इसको तय ना करके बस निचोड़ लो, जो पट्टा है उसको निचोड़ करके पहनो, थोड़ा रॉ लुक आए उसमें। हाँ, तो वो फिर वो कहते तुरंत हाँ ये है स्वामी विवेकानंद। और सोचो कि भाई जो योगी स्वामी वो क्या वो पट्टा थोड़ा ना बांधे तो ऐसे ही करके करेक्ट है ना। सो ये बारीकियां भी बड़ी मजेदार रही समझ। जैसे एक्टर्स कहते हैं कैरेक्टर में घुसना, ये लिटरली वो बात है कि जब तक आप नहीं घुसोगे तो आप नहीं समझ पाओगे। नहीं, दैट वाज अ वंडरफुल इनसाइट दैट यू गिव कि आप कैरेक्टर के लिए कैसे आप प्रिपेयर हुए, एंड उसका इम्पैक्ट हमें स्टेज पे दिख ही रहा था। ये अलग बात होता है कि जब कोई एक प्रोफेशनल ट्रेंड आर्टिस्ट कोई चीज़ करता है तो उसका एक करने का तरीका अलग होगा, बट देन अगर कोई, इफ़ आई कैन कॉल यू दैट, नौसिखिया उसमें आके जब ऐसा कमाल कर जाता है तो वो लोगों के दिमाग में जहन में रह जाता है। तो वो कैरेक्टर डेफिनेटली हमारे रही है स्वामी जी। सर जी, मैं एक बात, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि एक और मित्र थे उसमें जो आपकी तरह जो देख रहे थे, वो बाद में आए मेरे पास, और कुछ चैलेंज था उनकी ज़िंदगी में। तो एक मेरा डायलॉग था, तो उन्होंने कहा कि वो जैसे तुमने बोला वो डायलॉग, मुझे लगा स्वामी विवेकानंद मुझसे बात कर रहे हैं, और मुझे इतनी ऊर्जा आई उसमें से। ही वॉज देन एबल टू राइज टू द चैलेंज ऑफ ऑफ एड्रेसिंग दैट चैलेंज इन अ वेरी असर्टिव वे and overcome it. So he had to take some very significant steps. तो कहता है कि वो जो तुमने बोला ना, तो मुझे एकदम लगा कि वो मुझको बोला है। बिल्कुल, मैं क्या पता नहीं, goosebumps वाले moments होते हैं। And I believe Molly ji, he was also involved with us in the Thai creative, yes, because he was the brain behind it. Absolutely. So thank you Molly ji, ऐसे और काम करते रहिए। हम we'll get to see more actors like him coming out. Well, actors like Molly, अब तो उनकी पूरी फिल्म निकल रही है, वो तो बहुत बड़े उसका बड़ा बड़े पर्दे पे है। बिल्कुल, The My Melbourne, बिल्कुल। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा आपका जर्नी रहा है, लेकिन आपके एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को हम थोड़ा फिर से पीछे छोड़ गए थे, तो उस पे क्विकली टच करके हम ये जानना चाहेंगे कि लाइक that was the first company that we spoke of, but उसके बाद I think there have been quite a few, right? What is the latest count? Sure. I haven't even counted. I think must be 10 plus. देखिए, ऐसा होता है कि करके याद भी नहीं रहते। eClinic, Palcare, Samples Plus, Health Notes, MedAdvisor, Imagery Works, Vyatra। तो ये सात तो इसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट मेरा रहा है। उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो तो हैं, खैर है, जो कभी किसी के बोर्ड पे हैं, कभी हैं, तो नॉट फॉर प्रॉफिट्स उस तरह से चलते हैं। तो कोई 1-2 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भूल तो नहीं गया आप इस लिस्ट में? गिर गया होगा कहीं 1-2 मिलियन? नहीं, लेकिन मतलब वही कह रहा हूँ कि जितनी कंपनियों अभी इमेजरी वर्क्स और वियात्रा दो एक्टिव फॉर प्रॉफिट कंपनियां हैं, बट ये सारे ही हेल्थ केयर साइड में नहीं है। वियात्रा हेल्थ केयर में नहीं है, बाकी सारे हेल्थ केयर में थे। हेल्थ केयर जी, अच्छा। तो वही जो सर जी, वही ना कि एक जो शुरू किया, फिर कहीं और अपॉर्चुनिटी दिख गई, फिर कुछ और दिख गया, तो वो करते चले गए, वो अपने आप खुलता चला गया। और वही था ना कि वही जो पहले बताते कि कहीं रास्ते खुल जाते हैं, कभी दिख जाता है कि हाँ ये रास्ता है, चलो लग जाओ, तो वही लगते चले गए। एंड आपको एंटरप्रेन्योरशिप के राग भी अभी नजर आने लग गए? अब नजर आ रहे हैं। पहले भटक के आ गए थे। बट अगर मैं ये पूछूं सौरभ जी के, अब जैसे कोई है जो वीकेंड पैशनेट लोग हैं, कुछ करना चाहते हैं साइड में, आपने तो वो दोनों का ही एक अच्छा खासा पाथ बना लिया है। व्हाट इज पैशन फॉर यू नाउ? अब आप किस चीज में रुचि रखते हैं? आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि मैं इस नज़रिए से अब पता नहीं दिखता नहीं हूँ, क्योंकि
जैसा आप कह रहे हैं कि मतलब जो जिन चीज़ों में रुचि है, जिनसे आनंद आता है, वो तो मैं कर ही रहा हूँ। तो अब भले ही आप मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि जैसे कोई कोई मैंने बताया कि किसी एक बिज़नेस का मैं अभी कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, कुछ देख रहा हूँ, तो उसका पूरा मूल्यांकन करना, उसमें भी एक मज़ा है, उसमें आनंद है। वो रात रात बैठ करके मैं कर रहा था कि इसको कैसे शेप दिया जाए, कैसे हो सकता है, इसमें क्या संभावनाएं हैं। तो जितना मज़ा, जितना आनंद मुझे संगीत के रियाज में आ रहा है, उतना आनंद उसमें भी आ रहा है। हाँ, सो इस तरह से मैं कहूँगा मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, कर पा रहा हूँ, उसमें आनंद आ रहा है। या उल्टा भी कह सकते हैं संजीव कि जो आनंद हमेशा है, तो जो भी करते हो उसमें आनंद आ जाता है। हाँ। बिल्कुल, तो वो आपका एक इनर पर्सनालिटी है इन अ वे। अभी देखिए, जैसे मैं वापस MHCMS में आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हमारी जो मंथली बोर्ड मीटिंग होती है, उसमें एक हमने हमेशा रखा है कि शुरू में हम 10-15 मिनट कुछ सुनते हैं, कोई रिकॉर्डिंग सुनते हैं किसी का, किसी पिछले महीने में जिसको जो अच्छा लगा, जिसने कुछ सुना, वो सुनते हैं। उससे एक फिर रीग्राउंडिंग होती है कि हाँ भाई, हम क्यों यहाँ पर हैं, हम संगीत के लिए, अपने संगीत के आनंद के लिए हैं। इसी तरह से जब हम कभी मीटिंग शुरू करते हैं, टाई की मीटिंग शुरू करते हैं, मैं कुछ बोर्ड मीटिंग भी शुरू करता हूँ, तो शुरू में हम एक पॉज लेते हैं, एक तरह से 2-3 मिनट का मेडिटेशन ही कह लीजिए, हम करते हैं, मैं करवाता हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि क्या करवाते हैं उस मेडिटेशन में? उसमें पहले तो ये होता है कि अच्छा भाई, अब आंख बंद करके सांस लो, एक सांस पे ध्यान रखो, जो सांस अंदर आ रही है, जो सांस बाहर जा रही है, उस पर ध्यान दो। तो नाउ यू हैव कम टू द प्रेजेंट मोमेंट। अब अभी तक जो कुछ चल रहा है उसको भूल जाओ, छोड़ दो। जो भी होना था हो गया, सब हो गया, पार्क इट। जो भी आगे की को करना है बस पार्क करो। तो ठीक है, अब इसमें आ गए, कनेक्ट विद द सोर्स ऑफ स्टिलनेस एंड जॉय विद इन यू। ओके, अब सोचें कि ये जो हम मिल रहे हैं, हम जो बैठ रहे हैं, हम किस वजह से मिल रहे हैं, क्यों बैठे हैं, और इसमें क्या हम सेवा भाव से हम क्या कर सकते हैं। तो वो सेवा भाव लेके आओ, उसको अपने अंदर जगाओ, और बस आंखें खोलो, चलो बात करो। इससे इतना फ़र्क पड़ता है कि मतलब ये चीज़ की जो भी हुआ है, क्योंकि जो भी आता है मीटिंग में पका हुआ आता है पहले से, बिल्कुल, है ना। तो जो भी पकी पकाई चीज़ है उसको छोड़ दो, भूल जाओ। हम आधे घंटे के लिए बैठेंगे, 15 मिनट के लिए बैठेंगे, 1 घंटे के लिए बैठेंगे, 2.5 घंटे के लिए बैठेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस बैठें तो ऐसे बैठें कि भाई एक दूसरे पे हम अपना पूरा अटेंशन हम दे रहे हैं, आपको हम पूरी इज्जत दे रहे हैं, जो मुद्दा है उस पर हम पूरी मिल करके, और जैसे वो है ना अपना जो मंत्र है, ओम सहनौ भुनक्तु सहनौ भवतु, उसका वो अप्रोच है कि भाई जो हमारे बीच में जो हो, उससे लोगों का भला हो, उससे हमारे बीच का कोई विवाद ना हो, और विवाद भी हो तो एक रिस्पेक्टेबल विवाद हो। तो वो उस भाव से लेके चलो। तो मेरे ख्याल से वो बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा एक समर्पण भाव की भाई, मेरे जो गुरु हैं योगानंद जी, वो हमेशा उन्होंने ये लिखा कि जो भी कर रहे हो भगवान को अर्पित करिए, ये तेरे लिए, ये तेरे लिए, ये तेरे लिए। तो फिर अपना क्या, फिर मजे करो। पर एक हैवी सा क्वेश्चन है, शायद टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट पूछ रहा हूँ, पर फिर भी एक आपने ये भी कहा कि कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो एज अ लीडर या एज अ ह्यूमन बीइंग आपको सीखना है। इतने सारे आपके एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट फ्री तो नहीं रहे होंगे। एज एन एंटरप्रेन्योर आप लोगों के साथ काम कर रहे हो, ये जो आपने अंत में तरीका बताया, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बट देन ओवर द इयर्स आपने क्या सीखा है? आपने खुद में कुछ बदलाव देखा है कि आप पहले कॉन्फ्लिक्ट कैसे हैंडल करते थे वर्सेस आप कैसे कर रहे हो? एनीथिंग ऑन दैट? यस, शुरू में तो मतलब बहुत एंग्जाइटी होती है कॉन्फ्लिक्ट से, कि कॉन्फ्लिक्ट हो तो ख़राब लगता है। अब यह है कि कॉन्फ्लिक्ट है तो चलो कुछ अच्छा ही आएगा इसमें से भी, जो इसको एक्सप्लोर करते हैं इसको, क्योंकि आप अंदर से विचलित ना हो। सबसे बड़ी बात वही है, अंदर से अगर विचलित ना हो तो एक विवाद होता है या किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग से कुछ होता है, तो एक ओपनिंग होती है, वो लेट्स एक्सप्लोर दैट ओपनिंग, लेट्स सी वेयर दैट टेक्स अस। एंड तो आई थिंक इट्स नाइस टू अप्रोच थिंग्स इन दैट वे। और अभी एक शाहिद जी आए थे ना, मैंने बताया था, जो पिछले साल आए थे, उन्होंने बहुत सुंदर एक कहानी बताई कि 20वीं शताब्दी के जो अर्ली 20th सेंचुरी के दो दिग्गज संगीतकार थे, गाने वाले थे, दोनों में बनती नहीं थी। दे वर रियली एक दूसरे की बहुत बुराई करते थे एक्चुअली पब्लिक में। दिस इज अर्ली 20th सेंचुरी। और काफ़ी सालों बाद एक की मौत हो गई। उनकी मौत हुई तो दूसरे जो हैं वो एकदम मॉर्निंग में चले गए, एकदम 3-4 दिन कुछ खाना ही नहीं खाया। और तो किसी ने पूछा कि भाई आपको क्या हो गया? तो कमीना मर गया।
तो कहते हैं अच्छा फिर लेकिन जिंदगी भर आपने इसको गाली दी तो आपको क्या फर्क पड़ता है? कहते हैं कमबख्त, बैर हलवाई से था मिठाई से नहीं। अच्छा, यानी उस बंदे से था लेकिन उसके संगीत से नहीं। आई वांट टू लिसन टू हिज सिंगिंग। वाओ। तो ये भाव अगर आ जाए ना किसी में कि जो भी विवाद हो रहा है तो उसमें हलवाई को अलग करके मिठाई को देखो क्या क्या उसमें मिठाई है, तो शायद कुछ बात बनती है। सो आई थिंक अब ठीक है, यू नो देयर आर पीपल विद ऑल काइंड्स ऑफ एजेंडाज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर किसी को यू हैव टू oblige everyone. Sometimes you have to take very firm action, very firm position. और जो मैंने योगिक मास्टर्स, स्पिरिचुअल मास्टर्स को देखा है ना, मैंने वो एक देखिए वो मैं मेरे पास भी अभी नहीं है, आई एम ट्राइंग टू कल्टिवेट इट, कि जब वो विवेकानंद जैसे इनफैक्ट फेमस अबाउट हिम कि जब कोई फर्म पोजीशन लेना है तो मतलब एकदम पहाड़ जैसे अडिग और शेर जैसे दहाड़ेंगे। मतलब आपको लगेगा कि भाई आपको कपकपा देंगे एकदम, यू नो, तो आप तो एकदम घिघी बन जाएगी आपकी, लेकिन अगले ही मोमेंट पे यू नो कुछ हंस देंगे, कुछ मतलब अंदर से नहीं है वो बाहर से, मतलब जो कभी कभी ये होता है कि वी हैव टू यू नो enlarge our presence just to try and steer somebody lovingly in away from something. तो कभी कभी वो भी हाँ, तो वो भी एक काबिलियत होती है कि if you're firm, if you're clear about what needs to be done and this is not the right way of doing something, तो then do that, then take that position, you know, कृष्ण का भव्य रूप लाओ भाई और उसको सही दिशा में लेके जाओ। So, लेकिन sorry, please go. हाँ, लेकिन फिर मतलब उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए, उसमें क्रोध नहीं आना चाहिए, उसमें ईर्ष्या तो नहीं आनी चाहिए, ये बातें हैं। यानी आप एक विजन या एक गोल के लिए कर रहे हो तो उसको मध्य में रख के आप ये सब करें, ना कि अपने आप को इन अ वे। बट देन आई एम स्टिल गोइंग बैक टू द पॉइंट। तो अभी फॉर एग्जांपल कॉन्फ्लिक्ट तो आने ही आने हैं, ये तो आई थिंक हम सारे ही एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी पे या लाइफ एक्सपीरियंस से आ गए हैं, हमें ये तो पता चल गया कि लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आते ही हैं। शायद हम ये कर सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस एक तरीके से कर ले कि भाई प्रीएम्प्ट कर लो उसे, या फिर अपने कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग तरीके सुधारो। मैं दोबारा से वही पूछ रहा हूँ आपसे, उसके ऊपर आपके कुछ अनुभव या कुछ टिप्पणी आप बोलना चाहोगे अदर देन आपने बताया है? वेल, एक चीज़ बहुत मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रही है, एक मैं आपको मतलब टिप्पणी है, टिप दे रहा हूँ कि जब भी आपको लगे कि कुछ अनसेटलिंग हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है, गुस्सा है, जो भी भाव है, आप तुरंत सांस पे ध्यान दीजिए। और जैसे ही आप सांस पे ध्यान देंगे, और इतना ही करना है कि जो सांस अंदर आ रही है उसका आभास हो, उसका एहसास हो, और जो सांस बाहर जा रही है उसका एहसास हो। और 2-3 सेकंड भी नहीं लगेंगे। जैसे ही आप अटेंशन स्विच करेंगे सांस पे ना, वैसे ही वो एक्सट्रीम इमोशन कम होगा। और एक्सट्रीम इमोशन से क्लैरिटी नहीं आती है, ये सबसे बड़ी दिक्कत ये है। एक्सट्रीम इमोशन इज़ गुड फॉर एक्शन, लेकिन दिमाग में क्लैरिटी नहीं आती है। तो क्लैरिटी जो आती है वो इससे आती है। और जब क्लैरिटी आती है तो एक और चीज़ करिए कि एक सवाल उठाइए कि इस परिस्थिति में मैं ऐसा क्या कहूँ, करूँ, सोचूं जिससे सबका भला हो, ना ही सिर्फ मेरा। और आपको ताज्जुब होगा कि किस क्वालिटी के आपके रिस्पॉन्सेज आते हैं उसमें। सो डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल, यू नो, एक कॉन्फ्लिक्ट में मैं एक पोजीशन, एक वो पोजीशन, बहुत अलग तरह से आपको एक उसका इंस्पिरेशन आता है, क्रिएटिव इंस्पिरेशन आता है, और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। धन्यवाद। आई थिंक ये भी एक बहुत अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टिप है हमारे लिए। शुक्रिया। तो काफ़ी अच्छा रहा है हमारा ये कॉन्वर्जेशन। हमने आपके अर्ली डेज के लव स्टोरी से लेके आपके मेलबर्न में सेटल होने के, एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के, आपके संगीत के जर्नी के, आपके एक्टिंग के जर्नी की भी बात करी है। एक्टिंग का जर्नी है कि जर्नी बनेगा, राइट? थोड़ी स्क्रिप्ट राइटिंग हो रही है। अच्छा। हाँ, थोड़ी मुझे कॉमेडी का बड़ा शौक है, तो फार्सिकल कॉमेडी में स्क्रिप्ट राइटिंग में तो 1-2 नाटक पहले भी लिख करके स्टेज हुए हैं, एक और अभी हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो वो तो अपना वैसे ही तो हंसी तो देखिए, ये एक और पहलू पता चल गया। हम तो सिर्फ एक्टिंग सोच रहे थे, आप पर्दे के पीछे वाले काम भी कर रहे हैं। तो ये सारी जर्नी चलते रहेंगे। आपने अपना 80 इयर्स का प्लान बता दिया कि 80 इयर्स के होते आपको हर दिन एक कॉन्सर्ट में जाना है जो आपने ऑर्गेनाइज ना किया हो। बहुत मुश्किल है कि जो आपने ऑर्गेनाइज ना किया हो वाला पार्ट, बट चलिए वो भी हो जाएगा। लेकिन 50 से 80 के बीच में आपने क्या गोल पोस्ट रखे हैं अपने लिए? गोल पोस्ट कुछ खास नहीं सजीव, ऑनेस्टली आई थिंक इट्स जस्ट टू बी एबल टू एंजॉय इन द सेम वे। तो देखिए, मैं बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आनंद।
और मैं किसी वजह से कर रहा हूँ। एक कहानी है, बड़ी सुंदर कहानी है कठोपनिषद में, और कहानी ये है कि एक ऋषि थे, नाम आपको पता होगा, भृगु मुनि थे। तो जब वो उनके बचपन में तो उनके फादर जो थे वो भी ऋषि थे। तो फादर के पास जाके कहते हैं कि मुझे ब्राह्मण का ज्ञान चाहिए, मुझे ब्राह्मण को प्राप्त करना। ब्राह्मण इज गॉड, राइट? ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण, राइट? उपनिषद में भगवान को ब्राह्मण कहा गया है। तो मुझे ब्राह्मण की प्राप्ति चाहिए, तो मैं क्या करूं? तो फादर ने कहा कि ब्राह्मण वो है जिससे जीवन की उपज होती है, जो जीवन को सस्टेन करते हैं और जिसमें जीवन समा जाता है आखिर में। तो तुम उस पर विचार करो कि वो क्या चीज़ है, और वो तुमको समझ में आएगी, वो ब्राह्मण है। तो वो विचार करने जाते हैं, विचार करके कुछ देर बाद लौटते हैं, कहते हैं अच्छा मैं समझ गया, ब्राह्मण खाना है। क्योंकि खाने से जीवन उत्पन्न होता है, सस्टेन होता है, और जब शरीर मरता है तो किसी फूड चेन में वो डिसॉल्व होकर के चला जाता है। तो वहाँ वो भी हंस दिए कि नहीं और सोचो, और थोड़ी गहराई में सोचो। तो वो वापस जाते हैं, फिर आते हैं, अच्छा हाँ वो तो थोड़ा बहुत छिछला जवाब मैंने दे दिया था। गहराई का जवाब है कि ब्राह्मण है प्राण, सांस, पहले सांस बोला शायद फिर प्राण बोला, ऐसे कुछ हुआ। तो कहते हैं नहीं थोड़ा सा और सोच के आओ। तो प्राण का कहा नहीं, प्राण भी नहीं है। तो प्राण नहीं है तो है मनस। तो नहीं, मनस भी नहीं है। तो फिर गए, फिर सोचे अच्छा चित्त, कॉन्शियसनेस, ब्राह्मण इज कॉन्शियसनेस, करीब हो लेकिन अभी और सोचो। फिर गए, सोच करके आए, कहा अच्छा अब मैं समझ गया हूँ, मुझे समझ में आ गया है, और आपको सही जवाब, मतलब सही गलत बताने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि ये सही जवाब है। ब्रह्म है आनंद। तो सत्य चित्त आनंद जो है वो ब्रह्म है। तो मैं वाकई में ये कहूँगा संजीव कि उस कहानी ने मुझे बहुत प्रेरित किया कि आनंद कहाँ पर है, और किसी भी काम में आनंद कैसे आए। और तो उसकी खोज और उसका अनुभव, यही एक गोल पोस्ट है, और कोई गोल पोस्ट नहीं है। बहुत बढ़िया। और वो उस आनंद में जो कुछ हो जाए। बहुत बढ़िया। यानी ये तो 50 से 80 का नहीं, 50 से 100 एंड जन्मानो जन्म जो हमारे पुनर्जन्म होंगे उस सबके लिए यही एक गोल हो जी, तो भी दैट इटसेल्फ इज मोर देन इनफ। तो इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारे साथ ये समय बिताए, कुछ अनमोल कहानियाँ सुनाई, कुछ अनमोल हमें रत्न दिए हैं आपने। आशा करता हूँ कि आगे भी आपके साथ ऐसे ही आपके सारे जर्नीज में आप ऐसे आगे बढ़ते रहें। हमें आपके साथ एक और पॉडकास्ट करें जिसमें एक और श्रृंखला जुड़ जाए, विच विल बी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सौरभ मिश्रा। थैंक यू। वंडरफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू संजीव, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।